हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी पीजीटी की तैयारी चल रही है। आज अपन एक बहुत ही टफ टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सैद्धांतिक आवर्ती वितरण। जितने भी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक होता ही होता है। टफ है। इसमें किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उसकी संख्या का अंदाजा लगाया जाता है। यानी कोई चीज है, उसके होने के चांसेस इतने हैं, तो बताओ कि कितनी बार में से कितनी बार वो घटेगी। कि सर टफ लग रहा है। नहीं नहीं, अपन आराम से पढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है रैंडम वेरिएबल। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम स्टैटिस्टिक में कैलकुलेट करने जाते हैं वो वेरिएबल होता है। किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वो बदलता है, तो वो क्या है? वेरिएबल। किसी का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी की पॉकेट मनी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी के मार्क्स कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो ये सब क्या है? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, उनको हम बोलते हैं खंडित। जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और वो पॉइंट में या डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे एक बात समझ लो, ये सब ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, किसी परिवार में एक बच्चा होगा, दो होगा, नहीं होगा, चार होंगे, पर 3.5 बच्चे नहीं हो सकते, 5.5 बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लब्स इन अ बॉक्स, मान लो 10 का बॉक्स है, तो एक डिफेक्टिव होगा, दो डिफेक्टिव होगा, नहीं होगा, पर 4.5 बल्ब डिफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो वेरिएबल एक कंप्लीट वैल्यू लेता है उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक में शुरू शुरू में पढ़ा जाता है। इस टॉपिक में पढ़ना ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल को नापा जाता है, मापा जाता है, और जो फ्रैक्शन में पॉइंट ले सकता है वो होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे अमाउंट ऑफ शुगर इन अ कॉफ़ी, तो जैसे कोई कॉफ़ी लाइक शुगर डालता है, तो कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, कोई 1.25 चम्मच, कोई 1 पॉइंट थोड़ा सा, तो वहाँ पॉइंट में पॉसिबल है। अमाउंट ऑफ रेन इन अ डे, है ना, तो बरसात सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, सेमी इंचेस, इस तरह से होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हें कि अच्छा क्यों बता रहे हो सर। जैसे इस टॉपिक में आप 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराओगे। लगभग मैं 30 एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लगभग 10 बायनमल के, 10 पॉइजन के, और 10 आपको कराऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए मुझे बताना पड़ा कि वेरिएबल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर पीडीएफ कहाँ मिलती है? पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाती है ना। पीडीएफ आपको ऐप के अंदर जाके मिलेगी। चलो बात करते हैं। टफ टॉपिक है, मैं बोल चुका। प्राचल निम्नलिखित का लक्षण है। इंग्लिश में पढ़ें कि भाई हिंदी सर टफ है। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सर ये क्या है? देखो आप समझना। जैसे मान लो कि एक शहर है और उस एक शहर में 1000 लोग मजदूरी करते हैं। कोई शहर है, मान लेते हैं 1000 ही लोग हैं और सारे के सारे लोग मजदूरी करते हैं। अगर मैं सारे 1000 लोगों का डेटा ले लूं और उनका मैं मीन कैलकुलेट करूं, तो इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया, तो उसे कहेंगे पॉपुलेशन मीन। और तब इसे डिनोट किया जाएगा म्यू से। कैसे? यू नहीं है, म्यू से, ठीक है। और इन 1000 लोगों का मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, तो उसे अपन इस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन से बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात सुनना। सपोज करो मुझे 1000 लोगों का डेटा लेना है, मुझे 1000 लोगों की एवरेज वेजेस जानने का इंटरेस्ट है, 1000 लोगों का वेजेस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो जानने में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा कि 1000 लोगों का डेटा लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 लोगों को रैंडमली छांटा, 20 लोगों का रैंडमली सैंपल लिया, और जो 20 लोग थे उनसे पूछा, हाँ भाई कितना कमाते हो, हाँ भाई कितना मिलता है, हाँ भाई कितना मिलता है, ऐसे सबसे पूछा। और फिर मैंने वेजेस कैलकुलेट करी। तो
इसे कहा जाएगा सैंपल मीन। चूंकि सैंपल के बेसिस पे निकाला ना, तो इसे हम कहेंगे सैंपल मीन। तो जनरली जो तुम ये मीन का साइन देखते हो, जनरली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल मीन ही होता है, और इसी सैंपल की मीन के बेसिस पे डिविएशन कैलकुलेट किया जाए तो उसे अपन एसडी कह सकते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कह सकते हैं, और उसे हम एस से डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो म्यू है और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिनकी कैलकुलेशन पूरी पॉपुलेशन के आधार पे की गई है, इनको तो हम बोलते हैं पैरामीटर, इनको बोलते हैं पैरामीटर प्राचल, ठीक है। और ये जो सैंपल के बेसिस पे मीन और सैंपल के बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला गया है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। कि सर स्टैटिस्टिक्स तो सब्जेक्ट है, हाँ ये सब्जेक्ट भी है, और ये रिजल्ट आते हैं उनको भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ क्वेश्चन। प्राचल निम्नलिखित का लक्षण है, समग्र का कि निदर्शन का, पॉपुलेशन का या सैंपल का। तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि पैरामीटर शब्द का संबंध है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन के बेसिस पे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ भी निकाला जाए, अगर समग्र, समग्र मतलब सबको मतलब पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको शामिल करके रिजल्ट निकाला जाए, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। रियल लाइफ में काम सैंपल लेके ही किया जाता है। जितनी भी पोलिंग पार्टीज या कहीं न्यूज़ चैनल वाले सर्वे कराते हैं, तो वो एक एक वोटर से जाके नहीं पूछ के आते किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। वो कुछ लोगों का सैंपल ले लेते हैं और फिर उसके आधार पे ये गैस करते हैं कि सबने क्या किया होगा। उनको वो ये मान के चलते हैं कि जैसा सैंपल ने बिहेव किया है वैसा का वैसा पूरी पॉपुलेशन ने बिहेव किया होगा। मैं बस अब ये कह रहा हूँ कि जब आप पॉपुलेशन के बेसिस पे कोई चीज़ यानी मीन, मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडी, एसडी कुछ भी निकालते हो तो उसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक है सर, समझना ज़रूरी है क्या? ये इस टॉपिक में है क्या? ये सैम्पलिंग टॉपिक में है। इससे पहले जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल बताया वो स्टैटिस्टिक में शुरू में पढ़ा जाता है, और अब इसके बाद से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। नो डाउट ये चैप्टर टफ है। मैं खुद भी सोचा था कराऊं नहीं कराऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, एग्ज़ाम में आने वाला है तो अपने को थोड़ा तो कराना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विपदीय वितरण के प्राचल हैं। सर क्या चीज़? अब हम यूं समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ देर तक बायनोमियल के क्वेश्चन आएंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद वितरण क्या होता है, इसकी थ्योरी लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है उसको तो पढ़ाने का कोई है नहीं, मतलब वो तो तुम ही पढ़ लोगे। हाँ, तो द्विपद वितरण जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अपन अंदाज़ा लगा सके। अच्छा चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। सपोज करो 8 पासे उछाले जाएं, ये प्रोबेबिलिटी से भी टॉपिक निकलता है, ये प्रोबेबिलिटी का आगे का टॉपिक है। सपोज करो 8 पासे उछाले जाएं तो कितने पे 6 आएगा? आप बोलेंगे सर कुछ भी हो सकता है ना कि किसी पे भी 6 यानी जिसको अपन छक्का बोलते हैं वो छक्का ना आए। हो सकता है कि 8 में से 1 पर 6 आए। हो सकता है 8 पासे फेंके तो उनमें से 2 पर 6 आए, पर 2.5 पे तो 6 नहीं आ सकता, यानी ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। हो सकता है 8 में से 3 पे छक्का आए, 6 आए। ठीक है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। और अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें डराऊं तो सपोज करो अगर मैं बोलूं कि 8 पासे 100 बार फेंके जाएं तो कितनी बार 6 नहीं आएगा। अब ये हो सकता है, तुम जानते हो ये चीज हो सकती है कि अगर मैं 8 पासे फेंकूं, जैसे मुट्ठी भर ली, मुट्ठी में पासे भर लिए, 8 पासे फेंकूं और 100 बार फेंकूं तो ऐसा कितनी बार होगा? बताओ, ऐसा कितनी बार होगा कि 6 नहीं आएगा? तो ये जो मैं चीज कह रहा हूं वो असंभव नहीं है, वो हो सकती है, पर आप कहोगे सर इसके होने के चांसेस बहुत कम है। 100 बार में से सर 2-4 बार तो आ ही जाएगा।
ये के लिए ये कितनी बार हो सकता है, इसके लिए तुम्हें दो पैरामीटर्स की जरूरत होगी, वो है n और p। n और p होगा तो तुम ये गैस कर सकते हो, जी हां मैथमेटिकली तुम गैस कर सकते हो कि, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि 100 बार अगर आप 8 पासे फेंकोगे तो कितनी बार एक भी पासे पे आपको 6 नहीं दिखेगा, ऐसा कितनी बार हो सकता है। ये तुम द्विपदीय वितरण, जिसको अपन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसकी मदद से गैस कर सकते हो एंड साइंटिफिकली गैस कर सकते हो। एक होता है इंसान तुक्का मारे, जुआ लगाए, सट्टा लगाए, एक अपन एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और आप देखेंगे कि रियल लाइफ में नजदीक ही उसके रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको दो पैरामीटर्स की जरूरत है, एक n और p। तो n और p दोनों ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं। अब आप ये जो सोच रहे हैं ये कैसे गैस करेंगे, वो मैं आने वाले 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। जब जनरली लोग प्रैक्टिकल से बचते हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा बताऊंगा तो आप इसका सार समझ पाओगे, बस रियल लाइफ में समझ पाओगे कि हाँ यार सर बता तो सही रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ना, थोड़ा सा हिम्मत वालों का टॉपिक है, तो मैं आपको उकसा नहीं रहा। आपको लगे भाई हमारे बस का नहीं है तो आप छोड़ दो भले, मतलब ऐसे बुरा मत मानो कि यार सर आपकी तो बातें ही हमें समझ नहीं आ रही, हमें स्टैटिस्टिक ही समझ नहीं आ रहा, फिर आप तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का भी आगे का टॉपिक बता रहे हो, उसमें भी पता नहीं कौन सी हवाई बातें बता रहे हो। तो आपको लगे कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो छोड़ दो। आपको लगे कि नहीं नहीं सर मैं इस टॉपिक का तो वेट कर रहा था कि ये तो था ही नहीं, तो करा दो। तो मैं तुम्हें इतना तो करा दूंगा कि तुम निभा सको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोस्टली मैं बता दूं, एक सच्ची बात बता दूं, एग्जाम में थ्योरी ही आएगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहली बात तो या तो एग्जामिनर डालेगा नहीं, मतलब पहली बात तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आएगा। आया क्योंकि स्टैटिस्टिक के एग्जामों की बात अलग है, मैं यूपी पीजीटी की बात करूं तो मैं नहीं मानता कि इस तरह से टफ टॉपिक में से एग्जाम पेपर सेटअप क्वेश्चन बनाएगा तो थ्योरी बनाएगा, और बहुत ही कोई खराब किस्मत लेके पैदा हुए हो तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देगा, जिसके चांस नेक्स्ट टू जीरो है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी देखना थोड़ी देर में आएगा। तो द्विपद वितरण में क्या लक्षण होते हैं, जैसे मैं अभी बता दूं कि द्विपद संभाव्यता वितरण के दो पैरामीटर p और q होते हैं, तो कम से कम तुम्हें पैरामीटर तो समझ में आ गया कि पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, कि जो पूरी पॉपुलेशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा ठीक है सर, समझ तो नहीं आ रहा, जबरदस्ती हाँ भरवा रहे हो, कोई बात नहीं भरवा लो। अब आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं ताकि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा इसकी सार बता सकूं। 5 सत्य असत्य वाले सवालों में से 3 सही अनुमान लगाने की क्या संभावना है। अब आप थोड़ा सा मजे लेके क्वेश्चन करना, देखना आपको मजा आएगा। ये छोरा एग्जाम गया, ठीक है, इसको टीचर ने बोला कि बेटा आज मैं तेरे को ना ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, सिंपल है, या तो ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना है, और मैं तुझे 5 क्वेश्चन दूंगा, और बेटा तूने अगर जो 3 कर दिए ना, 3 कर दिए तो पास हो जाएगा, सपोज करो। अब मुझे बताओ, एक तो इंसान होता है पढ़ के जाता है, पढ़ के जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, 5 के 5 ही कर देगा। मैं तो कहूँ पढ़ के गया नहीं, और वो तो वैसा वाला बच्चा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, ट्रू लिखूं के फॉल्स लिखूं, जय माता दी लिखा दे, नाम लगा पहले पे ट्रू लगा दे, चौथे पे फॉल्स लगा दे, ऐसा वाला बच्चा है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 5 में से उसके 3 सही हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर हमें क्या पता। नहीं, गैस करो, हो तो सकता है, बस ये सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या कि वो बच्चा तुक्का लगावे, लेकिन तुक्के में उसमें से 5 में से 3 बैठ जावे, कि नहीं सर पॉसिबल तो है, ऐसी कोई बात में कोई आप जो बात कह रहे हो वो असंभव तो नहीं है, हो तो सकती है, बस हो तो सकती है। अब उसमें एक बात और सुनो, या तो क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा तो कोई आंसर हो नहीं सकता, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ये वाले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, उनकी खासियत होती है कि या तो चीज हो सकती है या चीज नहीं हो सकती। कभी कभी जैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चनों में दोनों ही चीजों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है, सही होगा क्वेश्चन इसकी संभावना भी आधी है, और फॉल्स होगा क्वेश्चन उसकी भी संभावना आधी है। पर जरूरी नहीं होता कि बर्नौली वाले क्वेश्चनों में सबकी प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, कुछ दिमाग में गया। अब मैं आता हूं इस पे, इसने क्या चाहता है, ये क्या चाहता है 5 में से 3 मेरे सही हो जाए। भाई भगवान से मांग रहे हो ना, हाथ तो जोड़ दिए, आंखें बंद कर ही ली, अरे मांग क्या रहे हो, भगवान 5 में से 3 हो जाए बस। ओके, अब मैं लगा रहा हूं उसका फॉर्मूला, धीरे धीरे डरते डरते, एन सी आर इंटू पी का पावर आर इंटू क्यू का पावर एन माइनस आर। और सर इतना बड़ा फॉर्मूला, और सर अरे भाई
अपन क्या मैथ्स वाले नहीं है ना, तो अपने को बड़ा लगता है, मैथ्स वालों को तो बच्चों का भी बच्चा लगता है, पोता लगता है उनको, अपने तो अपन इससे डर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है। अच्छा, एन सी आर। अब एन क्या है, आप स्मॉल एन लगा सकते हो, मैंने बड़ा लगा दिया। मैं इसमें कितने क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं, 5। उसमें से क्या कितनी बार सक्सेस चाहता हूं, 3। 3 चाहिए ना, 3 चाहिए। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी जिनको आती है वो समझ जाएंगे, 3 कोई से भी सही हो जाए, पहला तीसरा पांचवा चलेगा, पहला दूसरा चौथा चलेगा, दूसरा चौथा पांचवा चलेगा। तो 5 में से कोई से भी 3 हो जावे, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बैठ जाए, 5 में से 3 सही हो जावे। अच्छा, इनटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट। अगर आप क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो सही हो तो सकता है, तो सही होने की संभावना क्या है, आधी, और गलत जाने की संभावना कितनी है, आधी। यहां पे P होता है सफलता और Q होता है असफलता। अच्छा, तो यहां पे पावर में क्या लगा हुआ है, R, तो यहां पे लगा दिया 3। आपको क्या चाहिए, 3 सक्सेस चाहिए, और आपको क्या चाहिए, 2 फेल्योर चाहिए। ये सर लगा दिया, फॉर्मूला हो गया सॉल्व। हो सकता है बस इतना ही आंसर दे दिया जाए। कई बार आप, कई बच्चा बोलेगा सर ना इतनी वैल्यूज हमारे यहाँ देते ही नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन को वो यूं भी रोक देगा। देखो समझो, 5C3, ठीक है, देखो आराम से, 1/2, 1 की क्यूब निकालोगे तो 1 ही आएगा, 2 की 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 है ना, 8 हो गया, ये हो गया आपका 1/8, और ये क्या है 1/4। तो आपको वो 5C3 इंटू 1/32 ये भी ऑप्शन दे सकता है, बी रेडी फॉर दैट। नहीं तो 5C3 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 5C3 ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 - 3 फैक्टोरियल। कि सर ये क्या है, NCR को निकालने का तरीका है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। कि सर ढंग से बताओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो। NCR, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और n में से r हटा के लिखना है। 5 ऊपर है तो 5, सही। फैक्टोरियल क्या है, एक होता है 5, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5, 4, 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई कराओ। एक होता है 3 और एक होता है 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अभी तुम नए नए हो, मतलब मैं मान रहा हूँ तुम नए नए हो सकता है मुझे कोई मैथ्स का बच्चा सुन रहा होगा तो उसको लग रहा होगा सर क्या ही पढ़ा रहे हो, इतना सिंपल। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ओके, तो 5C3 का जो मान है, 5C3 का मान है 10, और 1/32 का तो 1/32 है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर है 10/32। 10/32 का मतलब है 5/16। कि सर बोर्ड ही भर दिया आपने तो, 5/16 या 10/32। अब ये तो गजब कर दिया इन्होंने इसमें पॉइंट में आंसर दिया कि सर फिर क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, तो भाग भाग लगाना भी तो सिखाया था बचपन में, इसलिए तो स्कूल भेजते घर वाले। 5/16 कि सर आप करो, कैलकुलेटर मिलेगा क्या, वो आपकी डिपेंड करता है आपके एग्जाम कैसा है। कैलकुलेटर कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। नहीं मिले तो जीरो लो उधार, जीरो लो उधार तो लो, जीरो लगाओ। 16 तिया 48, बच गया 20, 16 एकम 16, बच गए 4, 40, 16 दूनी 32, बच गए 8, 16 बन जाए 80, 0.3125 जीरा। कि सर ये और ये में से ये ज़्यादा अच्छा है ना, वैसे तो मैं एग्जाम होता तो ये भी दे देता अगर ये नहीं होता तो, लेकिन अभी तो ये है। सर एक क्वेश्चन में इतनी देर लगाओगे तो हमारा तो एग्जाम ही छूट जाएगा। तो भैया बिल्कुल लास्ट में करियो, सर पे आ जाए, पास होने की जरूरत पड़ जाए तो कर लियो, नहीं तो रहने दे। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं कि भाई ये ऐसा टॉपिक नहीं है मतलब जैसे अभेद्य किला के भेद नहीं सकते। इतने ये 30 क्वेश्चन कर जाओगे तो एक बार के लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन 2 बार 3 बार सुन लिए और बैठ गए दिमाग में, क्योंकि टॉपिक टफ है तो जल्दी से बैठना भी मुश्किल है कि सर कमेंट्री खत्म करो, आंसर बताओ। 0.3125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस उम्मीद में कि तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में भी रस आएगा और इस बात को समझ पाओगे। यदि 5 तारीखों को दैव रूप से, दैव रूप में होता है रैंडमली, क्या होता है वो बताता हूं। यदि 5 तारीखों को दैव रूप से चुना जाता है तो 2 रविवार आने की क्या संभावना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए साला क्या कह रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा जनवरी से दिसंबर तक की कोई 5 तारीखें चुनो, जैसे तुमने मेरी बात मान के चुनी सर
5 सितंबर, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर, 18 जुलाई और 2 अगस्त, मान लो चुन ली। मैं अब तुमसे पूछता हूं, तुमने सोची नहीं, रैंडमली, मतलब तुम्हारे लिए भगवान ने सोची, दैव मतलब देवता ही होता है एक बार के लिए, कि आपने नहीं सोची, उस समय आपके दिमाग में भगवान जी घुस गए, उन्होंने सोची। क्योंकि कैलेंडर में देख के चुनते तो कुछ भी हो सकता था, तुमने कैलेंडर की तरफ देखा भी नहीं, बस तुक्के पे फटाफट तुम्हारे मन में 5 संख्याएं आई, वो 5 तारीखें तुमने चुनी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इन 5 तारीखों पे 2 संडे आ सकते हैं? आप बोलोगे सर आ तो सकते हैं। संडे नहीं आ सकते? नहीं भी आ सकते। यानी ये चीज जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल तो है कि इन 5 जो अपन ने रैंडम, रैंडम के लिए हिंदी में वर्ड आता है यादृच्छिक, सर वापस बोलो, यादृच्छिक या दैवीय तौर पे 5 संख्याएं या तारीखों को हमने रैंडमली चुना, तो उसमें से 2 पर व्हाट, 2 पर संडे आ सकता है, आ सकता है। इसके क्या चांस हैं, इसके किसकी बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर वो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखो तुम्हें पता है संडे आ भी सकता है, इसको अपन ने बोला सक्सेस, और संडे के नहीं आने को अपन ने बोला फेल्योर। फेल्योर को क्यू से कोट करते हैं और सक्सेस को अपन, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को पी से कोट करते हैं। संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/7। और संडे ना होने के चांस कितने होते हैं? 6/7। कि सर ये कहां से आया? एक हफ्ते में 7 दिन, संडे तो एक ही होता है, तो संडे होने के चांस क्या है? 1/7, और संडे ना होने के कितने हैं? 6/7। अब के बार ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पहले बार आधा आधा था, ट्रू फॉल्स। अब के बार ये आधा आधा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब NCR इंटू पी का पावर R इंटू क्यू का पावर N-R। अच्छा सर करो, जरा करो, आप ही करो आपने मुझे बोल दिया आप ही करो सर। अच्छा, क्या चाहते थे तुम? सोचो क्या चाहते थे? कि भगवान तेरे हाथ जोड़ूं, 5 में से 2 संडे आ जाए बस। सोचो ऐसा हो सकता है ना, कोई जुआरी हो और वो शर्त लगावे कि 1 लाख की शर्त लगाता हूं, तुक्के पे दिन गिनूंगा लेकिन 5 में से 2 संडे ला दूंगा। तो 5 में से 2 संडे चाहिए। संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, ना होने की प्रोबेबिलिटी हाथों हाथ लिख दी। संडे कितने चाहिए? 2। कितने नहीं चाहिए? 3। कि सर ये कैसे आता है? सर ये समझ नहीं आता। 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, तो ये दोनों की जो घात होता है उन घात का योग बराबर होता है। ओके चलो सर 5C2 को ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। 5 ऊपर है, ऊपर रख दे, 2 नीचे है, नीचे रख दे, और 5 में से 2 को घटा दे, यानी इसको बोलेंगे 3 फैक्टोरियल। अच्छा सर 5 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकता है, या तो फिर इसको खोलता चला जा 3 2 1 ऐसा कर सकता है। आजा इधर आजा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, और 5 में से 2 गया तो क्या गया? 3 फैक्टोरियल। इसीलिए मैंने इसको 3 फैक्टोरियल को खोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। नहीं मन आ रहा है जबरदस्ती, तो 3 2 1 को खोल के काटो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा सर ये क्या हुआ? अबे क्या हुआ? क्या 5 दूनी 10 हुआ, तो ये 5C2 का मान आ गया 10। अच्छा सर ये 1/7 उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 1/49, और ये क्या है? ये है 6/7 की पावर 3। किसे खोला ही नहीं आपने, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ओके इतने खतरनाक ऑप्शन है, मतलब अब ये कैलकुलेटर के बस की विद्या है ना, पर ये हो जाएगा सॉल्व। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, और 7 7 49, 49 इंटू 7 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34 343, ठीक है। ये 10 इंटू 216 है, ओके हाँ ये 10 इंटू 216 है। एक सेकेंड, संभावना पूछिए ना, संभावना पूछिए, तो क्या गलत हो रहा है? 1 1 हो गया। अच्छा 6 का मैंने ना 6 छिंग 36, 36 इंटू 6, 6 छिंग 36, 6 × 18 3 21, 216 सही तो निकाला। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नीचे 49 रह गया ना, मैं वही देखा कि गलत कैसे हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये कुल मिला के बात ऐसी है कि 10 इंटू 216 होगा, पहले ऊपर 2160 आएगा, नीचे 343 इंटू 49 होगा, फिर वैल्यू सॉल्व होगी, और फिर आपका आंसर आएगा 0.1285 के लगभग बराबर।
तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, मैंने जहां से लिया होगा उसमें कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो मैं अलाउड नहीं है तो फिर वैल्यू सिंपल आएंगी। पर भाव बात का सार ये है कि ये क्या हो रहा है, ये जो आप कर रहे हो ना ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है कि 5 तारीखें चुनूंगा तो 2 संडे ला दूंगा, तो इसके चांसेस 0.1285 है। और थोड़े से बताऊं मैं कि ऐसा प्रयोग 1000 बार किया जाए तो मैथ्स कहता है कि अगर आप ऐसा प्रयोग 1000 बार करोगे तो लगभग 129 बार ऐसा होगा। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो आप तारीखों का चुनाव कर रहे हो, अगर ऐसा चुनाव आप 1000 बार करते हो तो 1000 में से 129 बार ऐसा होगा कि आपको 2 संडे देखने को मिलेंगे। तो इतना संभाल पाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊंगा फिर आप समझ जाओगे, फिर मैं बात खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 निष्पक्ष पासों को सिक्के और पासे अलग होता है। यदि 6 निष्पक्ष सिक्कों यानी कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो 3 हेड पाने की क्या संभावना है? सोचो आराम से, आंखें बंद करो। कर ली? ठीक है। तुम्हारे हाथ में मैंने 6 सिक्के दे दिए और मैंने कहा फेंको, फेंक दिए। 3 हेड आ सकते हैं, हेड और टेल होता है जिसको चितपट बोलते हैं। टॉस होता है तो चितपट होता है। 6 सिक्के फेंकने पे क्या 3 पे हेड आ सकता है? तुम कह सकते हो आ सकता है। हेड के आने को हम बोलेंगे सक्सेस, हेड के ना आने को बोलेंगे फेल्योर। हेड आने की संभावना 1/2 होती है, हेड नहीं आने की संभावना भी 1/2 होती है। ठीक है, आ जाओ। एन, अच्छा अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए NCR इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर n-r। सर पूरा चैप्टर ऐसा है क्या? बाइनोमियल में मेरी लैंग्वेज अलग रहेगी, पॉइसन में अलग हो जाएगी, नॉर्मल में अलग हो जाएगी। तुम देख लेना कितना संभाल पाओगे। NCR, तुमने कितने सिक्के फेंके? 6। 6 में से सफलताएं कितनी चाहिए? 3, क्योंकि तुम्हें हेड चाहिए ना, जो तुम्हें क्वेश्चन में चाहिए वो तुम्हारे लिए सक्सेस हो जाता है। हमें चाहिए 3 हेड हमें, तो 6 में से क्या चाहिए? 3 हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की ना होने की प्रोबेबिलिटी। 3 बार तुम्हें सक्सेस चाहिए, इसका मतलब 3 बार तुम्हें फेल्योर चाहिए। ये सक्सेस की आवृत्ति है, ये फेल्योर की आवृत्ति है जो तुम चाहते हो। कि सर 63 कैसे सॉल्व करेंगे? 6 है ना, 6 फैक्टोरियल, 3 है ना, 3 फैक्टोरियल, और एक बार 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है कि सर फिर 6 5 4 3 2 1 लिख सकता हूँ, पर मैंने इसकी जगह लिखा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल है, इसको लिखा 3 2 1, और ये 3 फैक्टोरियल है, इसको लिखा 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौक 20 हो गया, तो ये तो हो गया 20। 1/2, तो ये हो गया 1/8, ये भी हो गया 1/8। ऊपर है 20, नीचे है 64। 4 का पहाड़ा 4 पंजे 20, 4 का पहाड़ा लगाया ना, तो फिर नीचे 4 पंजे 20 और ये 16। 5/16, 5/16 नहीं है तो 5/16 को तो सॉल्व कर लेना, 0.3125 आ जाएगा। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, 5 के अंदर 16 का भाग लगा के 0.3125 हो सकता है। तुम्हें 5/16 ऑप्शन देखने को मिले तो देख लेना। ठीक है, अब आप एक बात आपको बता दूं, ये यहां तक सोचोगे ना, यहां तक सोचोगे तो इसे प्रायिकता का चैप्टर कहेंगे, प्रायिकता वाला चैप्टर कहेंगे। ओके, मैं बात बोल दूं, 6 सिक्कों को उछाले जाने पे 3 हेड मिलने की प्रायिकता या संभावना बोल देते हैं। 6 सिक्कों को उछालने पे 3 हेड मिलने की संभावना कितनी है? 0.3125। और अगर मैंने ऐसा 100 बार किया तो, यही जो मुट्ठी में भर भर के उछाल रहा हूं, ऐसा मैंने 100 बार किया तो मैं ये कहता हूं, मैथ से कहती है कि 31 बार ये देखने को मिलेगा। और थोड़ा बताऊं, डरना मत। हो सकता है कि आप जब सिक्का उछालो तो आपको हेड ना दिखाई दे, हो सकता है आपको 1 हेड दिखाई दे, हो सकता है आपको 2 हेड दिखाई दे, हो सकता है 3 दिखाई दे, हो सकता है 4 दिखाई दे, हो सकता है 5 दिखाई दे, और हो सकता है 6 दिखाई दे। इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। इन सब की यहां पे प्रोबेबिलिटी आएगी। आप ये बार बार फॉर्मूला लगाओगे ना, 6 में से 1 होने की, 6 में से 0 होने की, तो ये सब प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगर जैसे यहां आपने इस प्रयोग को 100 बार दोहराया तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसके सामने 31 आएगा, कि 100 में से 31 बार, 100 में से 31 बार आपको बार से क्या वर्ड आया? बारंबारता।
इसीलिए इसका नाम है सैद्धांतिक आवर्ती, आवर्ती मतलब बारंबारता, सैद्धांतिक आवर्ती वितरण। सिद्धांत ये कहते हैं कि 100 सिक्कों को 100 बार अगर आप 6 सिक्के उछालोगे तो आपको उन 6 में से 3 पर हेड दिखाई देगा, ऐसा 31 बार होगा। ठीक है, चलो ओके, आराम से। किसी प्रैक्टिकल मत कराओ सर, डर लग रहा है। चलो अब आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ऐसे। एक द्विपदीय वितरण का मानक विचलन क्या है? मतलब इन लोगों ने क्या किया है सर, कैलकुलेशन कर करके, प्रयोग कर करके, सिक्के पता नहीं क्या क्या उछाल उछाल के इन्होंने कुछ आसान चीजें निकाल ली है। इस जब अपन द्विपदीय वितरण की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो याद करना है मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, और एक आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद करना है, वो है n इंटू पी इंटू क्यू अंडर द रूट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में याद करके जाने हैं। ओके, अच्छा, अब इसने अपन से ये पूछा तो इसका आंसर ये रहा, तो n इंटू पी इंटू क्यू अंडर द स्क्वायर रूट, दिस इज द आंसर। कि सर ये किसका आंसर है? अगर रूट में फ्री कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो ये वेरिएंस का आंसर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टैंडर्ड डिवीएशन है और स्टैंडर्ड डिवीएशन का जो स्क्वायर होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा तो उसका रूट फ्री हो जाएगा। तो ध्यान से देख लेना क्या है, बहक मत जाना, आसान क्वेश्चन देके फिसल मत जाना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, कि सर फिर तो यही कराओ ना, क्यों माथा मार रहे हो ज़्यादा। चलो ठीक है, आदत है जी थोड़ी थोड़ी, बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो खाना हजम नहीं होता। द्विपदीय वितरण में, द्विपदीय वितरण देख लेना भाई साहब, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। n बराबर 9 हो, p बराबर 1/3 हो, तो प्रसरण का मान क्या होगा? पहली बात, p क्या है? सक्सेस, सक्सेस है 1/3, तो फेलियर कितना है? 2/3, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है। और ये भी तुमने पता होगा ना प्रोबेबिलिटी में कि p प्लस q का मान बराबर 1 होता है। तो अगर p का मान 1/3 है, ठीक, तो q का मान कैसे निकालोगे? 1 माइनस 1/3। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने की मतलब ज्यादा है, 2/3 है। ओके, अब इसने क्या पूछा? वेरिएंस। मैं तो भगवान का नाम लेके चला आगे कि वेरिएंस पूछ रहा है, तो n इंटू पी इंटू क्यू, रूट मत लगाओ। अच्छा, फिर इसने n दे दिया 9, तो मैंने n लिख दिया 9, p दे दिया 1/3 लिख दिया। पहले तो मेरे को लगा q देना भूल गया दिखता है, पर फिर मेरे को पता तो है ना कि p बराबर 1/3 हुआ तो q बराबर 2/3 होगा। कि सर 3 तरीका 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा? 2, तो ये आ गया आपका वेरिएंस। कि सर हो गया? अरे हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा लड्डू, बस। तो लड्डू कहाँ सर? पहले ऐसे कराने चाहिए थे क्वेश्चन, आधे लोगों ने तो वीडियो छोड़ दिया। तो भाई जिन लोगों ने वीडियो छोड़ दिया होता है, मैं उनके लिए क्वेश्चन कराता भी नहीं हूँ, आप बात मान के चलिए, है ना। अब ये कहना नहीं चाहिए लेकिन, और ना मैं कोई खुद की तारीफ या वो कर रहा हूँ, पर जनरली मैं जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है ना, उनके साथ रिलेट कर भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिनको सक्सेस चाहिए तो उनको संजीदा या कहें सीरियस तो होना पड़ेगा। सीरियस मतलब होना, बीमार नहीं होना, मतलब एक संजीदा तो होना ही चाहिए। मतलब आप कोई एग्ज़ाम भर रहे हो तो केवल फॉर्म भर के काम हो गया क्या? केवल जब आप फॉर्म भरते हो तो केवल ई मित्र वाले की कमाई होती है, आयोग की कमाई होती है। असली खेल उसके बाद शुरू होता है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। लोग क्या होता है ना, लोग बस वही वाली बात है कि जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, जिम नहीं जाएंगे, कोचिंग सेंटर का फॉर्म भर देंगे, कोचिंग सेंटर चले जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लेंगे, बुक्स 50 खरीद के आ जाएंगे, 10 कोर्स खरीद लेंगे, पर उसके बाद जो असल होता है ना, असल तो वो होता है। पहले वाले तो यूं ही जस्ट साधन जुटाना है, और साधन जुटाना कोई मुझे मुश्किल रहा नहीं, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, 2-2 4-4 लोग मिलके कोर्स खरीद लेते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। पर पढ़ना जब पड़ता है ना, तो जो घिसाना पड़ता है खुद को, वो सबसे नहीं होता है। और बिना घिसे आपके अंदर चमक आ ही नहीं सकती, तो घिसना तो पड़ेगा, खुद को घिसवाना तो पड़ेगा। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो हो गया सर, हो गया ज्ञान आपका। हाँ, वेरिएंस 2 आ गया ना, बस हो गया काम, आगे जंग फतेह करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द्विपदीय वितरण के लिए ई ब्रैकेट में x, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर 2, और वी एक्स वेरिएंस ऑफ x बराबर 4/3 हो, तो ज्ञात करो n का मान। मैं समझ गया, द्विपदीय वितरण देख के, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख के समझ गया। ये आप समझ लो, ये मीन का नाम है, मीन बराबर 2, है ना।
मीन के लिए ये इसी तरह लिखेगा MEAN, यानी मीन साइन लगाने से बचेगा, क्योंकि वो पैरामीटर देगा ना, तो ये जो थोड़ा होता है ना, ये सैंपल मीन का साइन है। तो मैं आप कंफ्यूज नहीं कर रहा, डरा नहीं रहा। ये आपको मीन दे रखा है, ये आपको वेरियांस दे रखा है, और अब एन का मान निकालना है। मैंने कहा मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो ये तो आता है कि मीन, थोड़ा एक मिनट ना, देखो ये तो आता है ना कि मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, और ये भी देखो आता है कि वेरियांस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। सर रूट नहीं होती वेरियांस वाले फॉर्म में, रूट नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब ये दो दे रखा है, यानी देखो n इंटू पी को मल्टीप्लाई करके दे रखा है, दो भर दे। वेरियांस n इंटू पी की जगह दो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, दे रखा है ना मुझे। और क्यू तो नहीं दे रखा, क्यू तो नहीं दे रखा। अच्छा, पर वेरियांस तो दे ही रखा है ना बेटा। चलो, वेरियांस आपको दे रखा है 4/3, तो मेरे को समझ में आ गई बात कि वेरियांस दे रखा है, ये कोड वर्ड में n और p ना देके उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और q दे रखा है। तो अब क्या बना, एक बार लिखूं उसको, 4/3 बराबर 2q। फिर क्या करूंगा, फिर ये करूंगा कि मैं q को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाऊंगा, यानी 4/3 है अपनी जगह, इक्वल टू क्यू रहने दिया, और इस दो को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ गया। ठीक है कि सर आप तो ऐसे बच्चों की तरह कर रहे हो, इतनी तो हमें आती है मैथ्स। अरे आती है, अरे यार मेरी आदत है। 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 2/3। ये क्या आ गया, 2/3, ये 2/3 आ गया तेरा क्यू का मान। क्यू अगर 2/3 है असफलता, तो पी बराबर 1/3 है, वो तो होती है। ठीक है, अब तेरे को क्या चाहिए, एन का मान। तो मेरे को ये पता है कि मीन बराबर n इंटू पी। ठीक है, और या इसको छोड़ दो, तो वेरियांस वाला लिख दे। वेरियांस बराबर n इंटू पी इंटू क्यू होता है। तेरा वेरियांस है 4/3, लिख ले। n तो ये तेरे से पूछ ही रहा है, तो n की जगह n, और p की जगह 1/3, और q की जगह 2/3। किसका कट जाएगा, अंट संट मत काटना, पता हो तो ही काटना, नहीं तो धीरे धीरे करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे को नहीं आती मैथ्स, तो मैं धीरे धीरे करता हूँ। 4/3। अच्छा, ये 1 इंटू 2 2, ये हो गया 2n, ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। कि सर फिर बस मेरे को और कुछ नहीं सीखा मैंने लाइफ में, क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लिया। ये 4 और 9 मल्टीप्लाई होंगे 36 हो गया, और ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो गया। n इधर रह गया, मतलब मैंने n के अलावा बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इधर ले गया, 4 इंटू 9, 2 इधर ले गया, 2 3 6, 36/6 करने पे आया 6। n बराबर 6, n बराबर 6, n बराबर 6 हो गया। अब मैं समझा नहीं रहा कि n बराबर 6 क्या, वही जो क्वेश्चन अपन ने 3 प्रैक्टिकल किए, वहां इन्होंने क्या किया होगा, 6 सिक्के उछाले होंगे या कुछ किया होगा, 6 निशाने लगाए होंगे। एक निशानेबाज होगा, कहानी बताऊं, एक निशानेबाज होगा, उस निशानेबाज का निशाना लगने की संभावना 1/3 होगी, निशाना न लगने की संभावना 2/3 होगी। वो निशानेबाज 6 निशाने लगाता है, तो 6 निशाने में हो सकता है निशाना न लगे, हो सकता है एक निशाना लगे, हो सकता है 2 निशाना लगे, हो सकता है 3 निशाने लगे, ऐसा 6 निशाने तक जाएगा। इन सब की क्या निकालते हैं, संभावना। ये संभावना निकालने के लिए आपको वो जो बर्नौली वाला फॉर्मूला था, NCR इंटू पी का पावर R इंटू क्यू का पावर n-r, रट जाता है, रट जाता है, मतलब ऑटोमेटिक निकलेगा मुंह से अगर प्रैक्टिस होगी तो। वो लगाना पड़ता है, वो लगा दोगे तो फिर बस पहले चांसेस आ जाएंगे, और फिर ये निशानेबाज अगर 100 बार या 100 दिन तक प्रयोग करेगा तो 100 दिनों में से कब क्या होगा वो पता चल जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक द्विपदीय वितरण, जैसे कई बार क्या होगा, ये द्विपदीय वितरण नहीं लिखेगा, ये द्विपदीय नहीं करेगा, वितरण लिखेगा और बी लगा देगा। बी समझ जाना, बर्नौली या बायनोमियल, बाय BI, बाय बाय मतलब दो, नोमियल उसमें दो होंगे। यदि एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें n इंटू पी पैरामीटर है और उनका माध्य 6 है तथा प्रसरण 2 है, तो p कितना होगा। और मैंने कहा तुमने सभी दे दिया भाई, पहले जगह तरह का क्वेश्चन दिखता है ये भी। मीन बराबर n इंटू पी, वेरियांस बराबर n इंटू पी इंटू क्यू अंडर द रूट। नहीं, रूट कहाँ से, गलत लगा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं बहक गया, तुम मत बहक जाना, ठीक है। अब
ये क्या दे रखा है, मीन बराबर 6, यानी n इंटू पी को मल्टीप्लाई करके 6 दे रखा है, तो वेरियांस बराबर 6। अच्छा, वेरियांस की जगह 2 दे रखा है तो यहाँ 2 लिख दिया, और बस q रह गया। q बराबर ये 6, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाता है ना। जब चीज़ इंटू के साथ कनेक्ट होती है, ये देखो यार, मन देखो मेरी आदत नहीं मानती ना, 2 बराबर 6 प्लस q होगा। अगर चीज़ प्लस के साथ कनेक्ट होती है तो इधर आके माइनस होता है, और 2 बराबर 6 q है, यानी ये इंटू के साथ कनेक्ट है, तो इंटू के साथ है तो जाके अपॉन होता है। कि सर रहम करो, इतना भी आसान मत बताओ, बिल्कुल भी हमें डफर मत समझो। नहीं नहीं, तुम सही हो यार, मेरी आदत है। ये 2/6, ये हो गया 1/3, 1/3 हो गया q का मान, और p का मान क्या हो गया, 2/3। ठीक है, q आ गया, p आ गया, इसने में से p पूछा ना, जय माता दी हो गया इतने में, तो 2/3, 2/3 हो गया सॉल्व। चलो कि सर ऐसे क्वेश्चन आए मज़ा आ जाए सर, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, हिम्मत रखने वाली बात है, ऐसे ही आएंगे। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो भी, यदि द्विपद बंटन का माध्य है 20 तथा मानक विचलन है 4, तो इनमें से कौन सा सत्य है। और भाई साहब, n का मान, p का मान और q का मान दे रखे हैं, तो तुम बात समझ गए। ये कोड वर्ड में अपन से सॉल्व करवाना चाहता है, अपने को मीन दे रखा है, मीन का मतलब ये होता है, एक स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, तो n इंटू पी इंटू क्यू अंडर द रूट दे रखा है। आराम से सॉल्व करते हैं, जल्दी तो हमें है ही नहीं। ये बराबर 20 दे रखा है, और यहाँ पे 4 दे रखा है, देखो 4 बराबर n डॉट पी डॉट क्यू अंडर द रूट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग। कि सर आप ये बोथ साइड स्क्वायरिंग बोलते हो, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा रहा हूँ, और ये जो बराबर के इस तरफ है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और रूट और स्क्वायर क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। ऐसे बताऊँगा, रूट का मतलब होता है 1/2, किसी भी चीज़ का रूट का मतलब होता है उसकी पावर होती है 1/2, तो 1/2 2 से कट के कटकुड़ा होकर खत्म हो जाता है। तो n इंटू पी इंटू क्यू, कि सर ज़बरदस्ती होशियारी लगा रहे हो आप। अच्छा, ये n इंटू पी 20 हो गया, और यहाँ पे n इंटू पी इंटू क्यू था, और ये q, फिर q का मान निकाल लो, 16/20, 4 चौक 16, 4/20, तो q का मान आ गया, q का मान आ गया 4/5, यानी फेल्योर के चांसेस है 4/5, सक्सेस के चांसेस हैं 1/5, 4/5, 1/5। फिर जैसे फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, मीन बराबर n इंटू पी, तो मीन का मान कितना दे रखा है 20, और n का मान पता नहीं, p का मान दे रखा है 1/5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 5 100 हो गया, तो n बराबर 100 हुआ। तो n बराबर 100 है, p बराबर 1/5 है, q बराबर 4/5 है। पहले में ही इसने हमारी बात सुन ली, पहले में ही बात सुन ली, बात हो गई ख़त्म। ये लगातार मैंने जो 3-4 क्वेश्चन कराए, ये जो एन और पी और क्यू का जो आपस में संबंध है, जो मीन और वेरियांस निकलते हैं, उसके बेसिस पे हो रहे हैं, लगातार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नया कुछ नहीं है। और अब ये इस बाइनोमियल का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद पॉइसन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। निम्नलिखित में वैधता का परीक्षण कीजिए, द्विपदीय वितरण में माध्य तथा मानक विचलन, द्विपदीय वितरण में माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 4 है। तो मैंने कहा करना क्या है, करना ये है कि ये जो स्टेटमेंट किसी ने बोला है, यानी किसी ने ये कैलकुलेशन की है, क्या कैलकुलेशन की है कि मीन बराबर 10 है, और उसने ये भी कैलकुलेशन की है कि स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 4 है। इस चीज़ को चेक करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक तो होती है तुम्हें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर अब बोल रहा हूँ, अभी तक तो बोला भी नहीं था मैं। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे मीन का आंसर हमेशा वेरियांस से ज़्यादा आएगा, या तो आप इस तरीके से जाओ कि मीन का आंसर क्या होगा, वेरियांस से ज़्यादा आएगा। तो अभी मीन कितना है इस क्वेश्चन में 10, और वेरियांस कितना है 16, तो यहाँ पे 10 ज़्यादा नहीं है 16 से, मतलब ये जो लिखा है ना ये वैध नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ए आने वाला है। तुमको लगा सर हमें ये याद नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत होती है कि मीन का मान वेरियांस के मान से ज़्यादा होता है ऑलवेज। चलो ये पल्ले नहीं पड़ा, छोड़ो उसको। अब दूसरी बात कर लेते हैं। मीन बराबर होता है n इंटू पी, और
स्टैंडर्ड डिविएशन होता है n इंटू पी इंटू क्यू रूट के बराबर, और इसका पापा सॉल्व करें तो वेरिएंस बराबर होता है n इंटू पी इंटू क्यू होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है तो वेरिएंस कितना है 16, और ये आपको दे रखा है एन और पी का मान 10, और यहाँ पे पास में क्या है क्यू, ठीक है। एन और पी की जगह तो 10 रख दिया, क्यू की जगह क्यू रख दिया। अब क्यू 16/10 और सॉल्व करोगे तो क्या आया 8/5, 8/5 का मतलब क्या होता है 1.6। तो आपको ये पता होना चाहिए कि P प्लस Q का सामूहिक मान बराबर 1 के होता है, ठीक है। या तो P मैक्सिमम एक वैल्यू ले सकता है, मतलब कोई चीज अगर 100% होनी ही होना है, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है कि कोई चीज श्योर शॉर्ट होनी ही है तो उसका P 1 होता है, और कोई चीज अगर असंभव है तो उसका Q 1 होता है। कभी भी P या Q दोनों में से कोई भी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता। P एंड Q ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 to 1। P का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा इंक्लूडिंग लिमिट, Q का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। जो ये कह रहा है वो असंभव है। तो या तो तुम उस प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे याद रह जाए, उस प्रॉपर्टी के बेसिस से कह देना कि ये जो कह रहे हैं जिसने भी कैलकुलेशन करी है वो नहीं है सही। आप वैसे कर सकते हो, और चाहो तो आप इधर से Q का मान निकाल के आप ये बोलोगे 1.6, दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। इसका आंसर ए होगा। और ये सारा ना लिखा हुआ है, पीछे कैलकुलेशन भी समझा रखी है। और ये क्वेश्चन अब तो अच्छा, इसके बाद से आपके वो वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। यदि एक चर x का माध्य इससे ज्यादा है, अच्छा सॉरी एक मिनट ना, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पॉइसन के भी आएंगे। इसमें क्या लिखा है, मीन अगर वेरिएंस से ज्यादा है तो आप किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आप बायनोमियल की बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसी बात है जैसे अगर आप किसी को कहें कि जनाब मुस्कुराइए, आप यहाँ हैं तो यहाँ क्या है, लखनऊ है, ठीक है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। उसी तरह से अगर मीन वेरिएंस से ज़्यादा है तो आप कहाँ हैं, लखनऊ में नहीं, आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। और थोड़ी देर में मैं बोलने वाला हूँ कि अगर आप मीन बराबर वेरिएंस है तो आप कहाँ हैं, आप जहर खा के बैठे हैं साहब, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थोड़ी देर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तब मैं टोन चेंज कर दूंगा, बोलने का तरीका चेंज कर दूंगा, बोलूंगा मीन बराबर वेरिएंस होता है। तो जब ये देखने को मिले तुम्हें, ये देखने को मिले तो आपको इसका मतलब है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, पहले वीडियो लंबी हो रही है, मैं बताता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और क्वेश्चन, यदि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष पाने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का क्वेश्चन लगता है। इसी क्वेश्चन को TFD यानी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई इंसान मुट्ठी में भर के 6 सिक्के उछाले तो 2 हेड आ सकते हैं। 2 हेड मतलब 6 सिक्के गिरेंगे, आप फेंकोगे तो आसमान में तो चले नहीं जाएंगे, आके जमीन पे गिरेंगे। जमीन पे गिरेंगे तो उन सिक्कों पे क्या आपको 2 हेड देखने को मिल सकते हैं। आप कह सकते हैं सर जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, पर मैं क्या पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या कि 6 सिक्कों में से 2 पे हेड हो, बाकी 4 पे टेल हो, ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके होने की क्या संभावना है। तो NCR इंटू पी का पावर R इंटू क्यू का पावर N-R, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या चाहते हो, 6 में से 2 सक्सेस चाहते हो, हेड कॉइन है ना 1/2, और हेड होना 1/2, हेड ना होना भी 1/2। ओके चलो, तो यहां पे रिक्वायर्ड कितना है 2, और 6 में से 2 गया तो क्या आता है 4। ठीक है, तो आपको 2 सक्सेस चाहिए, 4 फेल्योर चाहिए। और सच बताऊं तो इसका मतलब है कि आपको 2 हेड चाहिए, ये वो लिखा हुआ है, और 4 टेल चाहिए, ये लिखा हुआ है। 6C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा पहले भले 4 फैक्टोरियल लिख लो, फिर 2 फैक्टोरियल लिख लो। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और 6 में से 2 गया तो 4। फिर क्या करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो 4 फैक्टोरियल लिख के रुक जाओ। बंडल से बंडल काट दो, बंडल को खोलो मत, बंडल ही काट दो। और 6 पंजे 30/2 कितना हो गया 15, किसका 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 30, 30/2 कितना हुआ 15। और ये क्या है 1/4, ये क्या है 2 दूनी 4, 4 चौदह 16। ठीक है, 15/64, 15/64 क्या है,
अबे क्या क्या है, 15/64 इसका आंसर है। और बताऊं थोड़ा सा, अगर कोई बंदा 64 बार प्रयोग करे, ये वाला प्रयोग 6 सिक्के उछालने वाला प्रयोग अगर वो 64 बार करेगा तो 15 बार ऐसा होगा। 15/64 ये प्रोबेबिलिटी, इसे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये होते हैं प्रयोगों की संख्या। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति 64 बार प्रयोग करेगा तो 64 में से 15 प्रयोगों में ऐसा होगा कि 6 में से 2 पे हेड गिरेगा। ठीक है, तो वो आवर्ती पाने के लिए आपको इसे प्रोबेबिलिटी को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक बात याद रख लो, ये 2 पैरामेट्रिक है, इसके अंदर द्विप्राचल होते हैं। और जिस पॉइसन की आप बात करने वाले हैं उसके अंदर एक प्राचल, एक पैरामीटर होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हों, वहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक हाईवे है, उस हाईवे पे किसी का टायर पंचर होगा, किसी गाड़ी का, जहाँ हज़ारों लाखों गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं, वहाँ किसी का टायर पंचर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक बहुत ही वेल नोन पब्लिशर है, उसकी बुक के अंदर आपको प्रिंट मिस्टेक मिलेंगे, हो सकता है, लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम है। तो जब कोई चीज़ के घटित होने की संभावना बहुत कम हो तो ऐसे चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किया जाता है। जन्मदाता डॉक्टर पॉइसन 1837 सन, बाकी सारी कहानी किससे, वो अपन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, 6-7 क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को डेफिनेट कुछ तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा लेता हूं मैं, पॉइसन वितरण में सफलता की संभावना बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो, तो इसकी संभावना जीरो के बहुत पास होती है। कोई चीज असंभव होती है ना तो उसकी संभावना जीरो होती है, लेकिन यहां जीरो नहीं होता। जैसे हाईवे पे मैं जैसे कह रहा हूं ना, एक्सीडेंट हो ही सकता है, टायर पंचर हो ही सकता है, जो वेल नोन पब्लिशर है उसकी बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही सकता है, लेकिन उसका होने की चांसेस बहुत कम है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो के बहुत नजदीक होती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, किसी कारखाने में निर्मित ब्लेडों में से दोषपूर्ण ब्लेडों की संख्या, ब्लेड जो है, ब्लड वर्ड याद है, ब्लेड डिफेक्टिव हो सकती है ना, पर इसके होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इनमें ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें आप देख लोगे तो आप बात समझ जाओगे कि कहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बच्चे पूछते हैं, तो वो हमारे ऐप पे मिलेगी। कई बार जितना भी हम बनाते हैं कंटेंट, कई बार भूल जाते हैं, तो आप याद दिला दिया करो कि सर कहाँ डाली है, यानी किस जगह मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो तब बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइसन वितरण में क्या होता है, माध्य और मानक विचलन यानी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन समान होते हैं, मीन और वेरिएंस समान होते हैं। मैंने अभी बात शुरू करने से पहले बोला कि हाँ, अब आपका मीन बराबर वेरिएंस के होगा। मीन अपन ऐसे लिखते हैं MEAN, और ये मैंने लिखा वेरिएंस कि सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले ऐसे कह रहे थे कि M जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। कहा था बाइनोमियल में, इसमें क्या होता है, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, M बराबर V के। M का फॉर्मूला तुम क्या देख के आए, N इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या देख के आए, N इंटू पी इंटू क्यू। चूंकि यहाँ Q यानी जो असफलता है उसका मान लगभग 1 के बराबर होता है, 1 नहीं होता पर 1 के बराबर होता है। कि सर ये कैसे आया, वापस सुनो। हाईवे पे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम होती है, 0.00001। तो ये है एक्सीडेंट होने की संभावना, तो एक्सीडेंट ना होने की संभावना हो गई 0.9999, ये लगभग 1 के बराबर है। एक्सीडेंट होने को अगर सफलता कहें और ना होने को असफलता कहें तो इसका मान लगभग 1 के बराबर होता है। चूंकि ये 1 के बराबर होता है तो 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कराओ तो बात वहीं खत्म हो जाती है, तो N इंटू पी और ये N इंटू पी रह जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये माना जाता है कि मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वितरण में मीन बराबर प्रसरण हो तो इस वितरण को कहा जाता है। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है,
थोड़ी देर पहले कुछ और लैंग्वेज थी। अगर ये दोनों इक्वल के फॉर्म में हैं तो फिर आप मान के चलिए वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइसन। हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना लड्डू क्वेश्चन, ठीक है सर। चलो अब आएंगे खतरनाक क्वेश्चन, तो त्राही माम मचेगा अभी। भाई देखो ये क्वेश्चन है, मेरे को समझाने में बहुत समय लगेगा, पेशेंस के साथ सुनना। एक कंपनी के पास 2 कारें हैं जिसे वो दिन में भाड़े पे देती है, ठीक है। प्रतिदिन कारों की मांग पॉइसन वितरण द्वारा दी गई है जिसका माध्य 1.5 है। कि सर ये 1.5 कहाँ से आया? आराम सुनो, मैं कहानी बनाता हूँ। ये आप हो, आपके पास 2 कार है और आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है, बुकिंग आती है। सपोज करो इस महीने में आपकी 45 बुकिंग आई, तो 45 बुकिंग कैसे आई होगी? कभी आपकी 1 गाड़ी गई होगी, कभी 2 गई होगी, कभी 2 गई होगी, कभी 1 गई होगी, कभी 0 गई होगी। 45 बार आपकी गाड़ी गई है ना, और महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो उस आधार पे ऑन एन एवरेज इनकी 1.5 गाड़ी भाड़े पे रोज चलती है, ठीक है। अब देखना आगे क्या हुआ। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत दिनों में केवल 1 कार की मांग की जाएगी या 1 कार की मांग की गई। ओके, मैं हूं, सपोज करो तुम गाड़ी वाले नहीं हो, मैं हूं। मैंने ना बैठे बैठे, मेरा नौकर बैठा हुआ था पास में या ड्राइवर बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा यार मेरे को लग रहा है कि है ना आज है ना 1 ही कार की बुकिंग होगी। है तो मेरे पास 2 गाड़ियां, हो सकता है, हो तो क्या कह सकता है, हो तो ये सकता है कि कार की बुकिंग ना आए, हो तो ये भी सकता है कि 1 कार की बुकिंग आवे, और होने को ये भी हो सकता है कि 2 कार की बुकिंग आए। ये 3 घटनाएं ही हो सकती है, इसके अलावा चौथी घटना इस केस में हो नहीं सकती। पर तुम किस बात की संभावना या परसेंटेज जानना चाहते हो कि 1 गाड़ी की बुकिंग आएगी। अब पॉइसन का फॉर्मूला है बड़ा खतरनाक, आराम से। पॉइसन का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है E का पावर -m इंटू m का पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। और साहब तबाही मचा दी, ये तो फॉर्मूला इतना खतरनाक अंट संट मैथ्स वाला है जो है। अच्छा, E m यानी मीन, आपकी कितनी गाड़ी रोज जाती है? 1.5, तो E का पावर 1.5 का आएगा माइनस का। अरे बाप रे। अच्छा, m क्या है? 1.5। और तुम क्या चाहते हो? 1 बुकिंग आवे, बस 1 बुकिंग आवे ये चाहते हो। तो एग्जाम में हो सकता है कि वो तुमसे बस इतना सॉल्व करवा दे, E का पावर माइनस का 1.5, 1.5 का पावर 1 यानी 1.5, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो ये तुम्हारे को आंसर देखने को मिल सकता है, या फिर बा मेहरबानी वो आपको इसका मान दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है E का मान, E की घात अगर माइनस का 1.5 हो तो उसका मान 0.2231 होता है। तो ये दे रखा है 0.2231, और वो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। कि सर 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप पहले करो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर डॉट लगा देंगे। 15 एकम 15, और हाथ से बचा 1, 15 × 45 और 1 46, 4, 15 दूनी 30 और 4 34, हाथ से बचा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, और फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद डॉट लग जाएगी। 0.33465, 0.33465, और इसने प्रतिशत में पूछा था ना, 0.33465 मल्टीप्लाई में पूछा, प्रतिशत में पूछा, इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे तो 2 खिसक जाएगी। 33.47%। इस बात के 33.47% चांसेस हैं कि आज मेरी 1 गाड़ी बुकिंग पे जाएगी। अब मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा सोचने से हासिल क्या होता है, और अगर तुम सोचना चाहो तो मैं बताऊं। आप कभी सोचा आपने कि बीमा कंपनी आपसे मात्र 1,000 रुपए का प्रीमियम लेती है महीने का, और पूरे साल का गिनो तो 12,000 रुपये लेती है, और 12,000 रुपये में वो तुम्हारा 1 करोड़ का बीमा कर देती है। उनको डर नहीं लगता कि तुम मरमुरा गए तो? कि सर हमारी बात कर रहे हो? अबे किसी थर्ड पर्सन की बात करें कि एक आदमी है, एक आदमी का बीमा 12,000 रुपये में कंपनी उसका 1 करोड़ का बीमा कर देती है। बीमा कंपनी को डर तो लगता होगा कहीं मरमुरा गया तो 1 करोड़ देना पड़ेगा, मिले तो 12,000। लेकिन वो जानते हैं, जी हाँ वो ये जानते हैं कि इसके 1 साल, अगले 1 साल जिसकी बात हो रही है, क्योंकि बीमा प्रीमियम 1 साल का होता है, इसके अगले 1 साल में मरने के चांसेस बहुत कम है। और ये बहुत कम है,
वो तुक्के पे नहीं निकालते, ज्योतिष से नहीं निकालते, वो एक्चुअरी से निकालते हैं। और वो जो एक्चुअरी होता है वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालता है कि किसी के मरने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वो इतनी लो होती है, इतनी लो होती है कि उनको ये प्रीमियम पे भी फायदा होता है। ठीक है, वो कभी और बात कर लेंगे कि सर ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन? हाँ ये हो गया। ठीक है, कि सर ये मान नहीं दे रखा हो तो अभी बता दूंगा, मान नहीं दे रखा होगा तो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बता दूंगा। चलो अभी तो फिर एक बार के लिए बहुत ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, आगे आंसर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और डरावना क्वेश्चन। एक निर्माण की प्रक्रिया में 5% औजार त्रुटिपूर्ण निकले हैं। कोई कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, 5% डिफेक्टिव निकलता है, ये उनका जनरली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, संभावना ज्ञात कीजिए कि 40 औजारों के सैंपल में से ज्यादा 2 त्रुटिपूर्ण होंगे। ओके, मान लो मैं हूं कंपनी का और मैं क्वालिटी मैनेजर हूं और मेरे पास जो बंदा काम करता है, मैंने उसको कहा मेरे को मेरे काम पे पूरा भरोसा है, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस डिफेक्टिव निकलेंगे। तो मेरी बात कब सही जाएगी? अगर वाकई में डिफेक्टिव ना निकले तो मेरी बात सही जाएगी, अगर एक डिफेक्टिव निकले तो मेरी बात सही जाएगी। 40 का सैंपल लिया है ना, और 2 डिफेक्टिव जावे तो मेरी बात सही जाएगी। कि सर समझ ही नहीं आया हमें। ओके, क्वेश्चन ये है कि आप 40 का एक लॉट ले रहे हो और 40 के लॉट में आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव हों। ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव 2 हों, इसका मतलब है या तो 0 डिफेक्टिव हो, या 1 डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो। ये तीनों आपकी बात को प्रूव करते हैं। लेकिन अगर 3 डिफेक्टिव निकल गए तो आपकी बात गलत हो जाएगी। 4 डिफेक्टिव हो गए गलत हो जाएगी। 40 के 40 डिफेक्टिव हो गए तो आपकी बात गलत हो जाएगी। ये तीनों मुझे सूट होते हैं। ओके, आराम से। ई का पावर -m इंटू एम का पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये लिखा एक बार। ई का पावर -m इंटू एम का पावर r इंटू r फैक्टोरियल दूसरी बार। ई का पावर -m इंटू एम का पावर r इंटू r फैक्टोरियल तीसरी बार। या तो चाहता हूँ भगवान डिफेक्टिव ना हो। ओके, अब आप पहले तो ये देखो, मैथ्स के हिसाब से देखो, 40 का सैंपल है, 5% डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। आपने सैंपल साइज क्या है? 40, प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%। 2 मैथमेटिकली देखा जाए जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से 40 में से 2 डिफेक्टिव निकलने चाहिए। पर मैंने किसी को कह दिया कि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव होंगे। एक बात ये भी समझ लो, एक होता है 40 में से 2 डिफेक्टिव निकलना, ये अलग चीज़ होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगे, इसका मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 मिनट सुन लेना। ई का पावर -2 m2 r, क्योंकि मुझे तुम्हें एक चीज़ सिखानी है इसलिए बता रहा हूँ। पहली बार मैं चाहता हूँ भगवान डिफेक्टिव ना आए। क्या लिखा? 0 फैक्टोरियल, घात क्या लगाई? 0। या चलो भगवान आ भी जावे तो e का पावर -2 m यानी 2, एक डिफेक्टिव आ जाए अपॉन में 1 फैक्टोरियल। या भगवान बस 2 से ज़्यादा मत देना, मेरी इज्जत का सवाल है, 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। e की पावर -2 इंटू 2, और r भी क्या है? 2, और ये क्या है? 2 फैक्टोरियल। कि सर फिर तो मैं इसमें तुम्हें बताना है e का पावर -2 या तो वैल्यू दे रखा होगा, दे रखा है 0.135। अभी के लिए तो मेरे को, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि फिर मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगा। 0.135, किसी की भी घात अगर 0 होती है ना उसका मान 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, उसकी घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। अच्छा, वापस e का पावर -2 का मान दे रखा है 0.135। 2 की घात 1 है तो उसका मतलब हो गया 2। 0.135 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.270 हो गया। ये जुड़ता जा रहा है ना। और ये दे रखा है e का पावर -2, इसका मान तो दे रखा है 0.135, और 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ये भी सॉल्व करने पे 0.270 हो गया। तो आपकी 3 वैल्यूज हो गई। एक वैल्यू आई थी पहली 0.135 ये वाली,
दूसरी वैल्यू आ गई 0.270, तीसरी वैल्यू आ गई 0.270, 5 7 और 7 14 और 3 17, एक और एक 2 2 4 2 6, 0.675, 0.675। ये जो चीज़ कह रहे हैं, ये जो चीज़ कह रहे हैं उस क्वालिटी मैनेजर की बात सही जाएगी, इसकी संभावना है 0.675, उसकी बात सही जाने की संभावना है। कि सर हमें समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे मुश्किल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 2 औजार डिफेक्टिव हों। तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें और समझाना चाह रहा था, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, e का पावर माइनस एम इंटू एम का पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है जरूरत और डिपेंडेंसी के हिसाब से, e का पावर -2 इंटू एम का पावर जो भी रहा, जैसे 1 1 रख लो मान लो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो आपको ये समझाना है। ये जो चीज़ होती है ना, इसको यूं भी लिख सकते हो आप, 1/e², मतलब जो भी यहाँ माइनस में होगा ना, वो क्या होगा, इस तरह से उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 1/, वो नीचे चला जाएगा, फिर माइनस साइन उड़ जाएगा। अच्छा, और बताऊँ क्या होगा, ये e का मान होता है 2.71823। सर याद करके आए हो, बिल्कुल आपको भी याद करना है, आगे की पीडीएफ में मिल जाएगा, 2.71823 उसका स्क्वायर। कि सर फिर कौन गुणा करेगा, कैलकुलेटर वालों को ही करने को मिलेगा। 2.71823 को पहले 2.71823 से गुणा कराया जाएगा, फिर 1 नीचे सॉल्व किया जाएगा, तब जाके मान आएगा। तो जो क्वेश्चन में मान तुम्हें दे रखा था ना, वो इससे आया है, इन्होंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक में डिवाइड करके तब जाके इनका 0.135 आया है। तो आप निश्चिंत रहो, आपको या तो दिया हुआ रहेगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, या फिर कैलकुलेटर लाओ होगा, ऐसी 3 में से एक सिचुएशन बनेगी। ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, पर मुश्किल था बहुत क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, मतलब अपन की इस तरह के क्वेश्चनों की आदत नहीं होती इसलिए मुश्किल है, या मेरी खुद की आदत नहीं है, सच बात तो ये है। यदि एक पॉइसन चर का माध्य 1 है तो पी एक्स बराबर कम से कम 1 का मान ज्ञात कीजिए। मैं एक कहानी बनाता हूँ, इसलिए मैं कहानी बनाने के लिए यहाँ कहानी बना के आया हूँ। सपोज करो इस साल, या अपन जनवरी महीने की बात करते हैं, जनवरी महीने में शादियाँ होती हैं काफ़ी, और हमारा एक मैरिज गार्डन है ना। हमने देखा कि करीबन 30 बुकिंग आई, है ना, करीबन 30 बुकिंग आई जनवरी के, कोई और महीना मान लो 30 दिन में, एक ऐसा महीना मान लो जिसमें दिन 30 होते हैं। तो एवरेज कितनी बुकिंग आती है, एवरेज हमारी 1 बुकिंग आती है। इसे आप यूं दूसरे तरीके से ले लो कि करीबन वैसे ना 30 कस्टमर, हाँ दूसरे तरीके से लेते हैं कि करीबन 30 कस्टमर हमारे पास क्वेरी करने आते हैं कि साहब गार्डन मिल जाएगा क्या, कितना किराया लोगे वगैरह। तो हमने देखा कि एक महीने में कभी कभी ऐसा होता है, हाँ यूं देखो, कभी कभी है ना दिन में 2 कस्टमर आ रहे हैं गार्डन पूछने के लिए, कभी कभी 4 आ रहे हैं, कई बार हफ्ता निकल जाता है, कोई पूछने ही नहीं आता कि गार्डन मिल जाएगा क्या। तो हमने एक महीने में गौर किया, नवंबर महीने में, कि 30 लोग इंक्वायरी करने आए, तो एवरेज कितने लोग आए, एवरेज 1 लोग आया। अब मैं बता रहा हूँ मेन बात, अब मैंने है ना, मेरा जो नौकर है ना उसको बोला, मैंने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कहानी बनानी पड़ती है, मैंने मेरे नौकर को बोला, मेरे को लगता है यार आज कम से कम 1 कस्टमर तो आएगा ही आएगा, कम से कम 1 कस्टमर तो आएगा। मैंने ये नहीं बोला 1 आएगा, कम से कम देखना 1 कस्टमर तो आएगा ही आएगा। तो मेरी बात सही जाएगी, अगर 1 कस्टमर आया सही जाएगी, 2 कस्टमर आए तो सही जाएगी, 3 कस्टमर आए तो 4 जाएंगे, 4 आएंगे तो भी सही जाएगी। अगर कितने ही लोग आएंगे तो इन सारी दशाओं में मेरी बात सही होगी। तो मैंने अभी जैसे बनाए थे ना, उसमें 3 केस थे, 1 2 3, उनमें मैंने तीनों को जोड़ा था, लेकिन इसमें तो ऐसे हजारों लाखों केसेस बनेंगे, मैं कितनों को जोड़ूंगा। तो इसमें यह सोचा जाता है कि मेरी बात गलत कैसे साबित होगी, चूंकि मैंने कहा है कि कम से कम 1 कस्टमर तो आएगा ही, आज मेरे को पूछता एक तो बंदा आएगा ही। तो ये सारे तो मेरे जीतने के तरीके हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर नहीं आया, अगर 0 कस्टमर आया तो मैं हार जाऊंगा। तो ये तो है मेरी सक्सेस और ये है मेरी फेल्योर। अब मैं थोड़ी देर इसको सॉल्व करता हूं, फिर बाकी बातें मैं तुमसे बाद में करता हूं। ओके, अब मैं थोड़ी देर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि मुझे आज ये यूं है, इसको यूं पढ़ा जाता है पॉइसन में मैं क्या निकाल रहा हूं, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, e का पावर -m इंटू एम का पावर r इंटू, अरे क्या कर रहा है, इंटू एम का पावर r अपन r फैक्टोरियल, ठीक है।
ओके, ये फॉर्मूला है किसका, पॉइसन का। अच्छा, मीन क्या है, जनरली कितनी बुकिंग आती है, एवरेज 1, है ना, एम की जगह क्या लिख रहा हूँ 1, पर मैं क्या चाहता हूँ कि बुकिंग ना आए। कि सर ऐसा कौन चाहता है, अरे क्वेश्चन को समझने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि बुकिंग ना आए, बुकिंग ना आए तो 0 फैक्टोरियल, और ये पहले 0 पावर लगाया, 0 फैक्टोरियल है, ई का पावर -1, है ना, एक की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होगा। ये अगर इसका मान दे रखा है जैसे 0.368 दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता, 1/, ई का पावर 1, फिर और क्या करता, 1/, 2.71823, एक में मैं इसका भाग लगाऊंगा तो मेरा ये आएगा 0.368। अब ये 0.368 क्या आया, 0.368 इस बात का है कि आज कस्टमर नहीं आएगा, और अगर मैं इसे एक में से माइनस कर दूं, एक में से माइनस कर दूं तो जो निकल के आएगा 0.632। ये 62 किस बात की संभावना है कि मेरे पास आज एक या एक से ज़्यादा कस्टमर बुकिंग इंक्वायरी लेके आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर 0.632 है। और इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन ये होता है कि आज कोई कस्टमर नहीं आएगा, आज कोई कस्टमर नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये होता, और इसका आंसर ये कोड वर्ड में ऐसा भी दे सकता था, 1 - ई की पावर -1, क्योंकि ये है 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये है आपको कम से कम एक सक्सेस तो मिलेगी उस बात की प्रोबेबिलिटी। अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है कि सर अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन मैं और करा दूँ पॉइसन के, फिर बस छुट्टी। हाँ, ये और कठिन लो एक बार। यदि x एक पॉइसन वेरिएबल है जिसमें ये क्या है, पॉइसन, ये क्या है, 0 सक्सेस, अगर 0 सक्सेस की संभावना एक सक्सेस मिलने की संभावना के बराबर है तो 2 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। ये यही है, ये है एक सफलता, ये है 0 सफलता मिलने की संभावना। कि जैसे मान लो मेरे पास 2 कार है, मान लो मेरे पास 2 कार है ना, और मान लो 2 कार है और बुकिंग नहीं आएगी की संभावना एक बुकिंग आएगी की संभावना के बराबर है, तो बताओ 2 बुकिंग आने की क्या संभावना है। ऐसी कुछ कहानी बन गई। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने ये सॉल्व किया होगा उसने क्या लिखा होगा, ई का पावर -m इंटू एम का पावर r अपॉन r फैक्टोरियल लिखा होगा, और ये बराबर है इसके, जिसने यहां लिखा होगा उसने भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगाया होगा, ई का पावर -m, m का पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ओके, इधर रखते हैं। ई मुझे नहीं पता है, कभी भी नहीं पता होता है, इस क्वेश्चन में मुझे एम भी नहीं पता है, तो समझो इसमें एम का मान निकालना है। अच्छा, एम का मान नहीं पता, यहां मैं क्या चाहता हूं, 0 सक्सेस, 0 फैक्टोरियल, यहां पे ई का पावर -m, एम नहीं पता, यहां मैं चाहता हूं एक सक्सेस, 1 फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पे केवल ई का पावर -m बचेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहां से केवल इतना सा बचेगा। ठीक है, अच्छा, इधर ई का पावर -m इंटू m/1 ये है ना, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सको तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको इसके नीचे ले जाना, एक को इधर ले आना, एक को इधर ले आओगे, ये इसके नीचे चल जाएगा, नीचे आके कट जाएगा, और फिर आपका m = 1 हो जाएगा, है ना। तो इससे मैं कहानी बना सकता हूं कि जनरली हमारी एक गाड़ी बुकिंग पे जाती है, जनरली हमारी एक गाड़ी बुकिंग पे जाती है, ये m का मान निकल गया है। अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूं कि 2 गाड़ियां बुकिंग पे जाएगी, इसकी क्या संभावना है, 2 गाड़ियों की बुकिंग आएगी, इसकी क्या संभावना है। जनरली एवरेज मेरा एक गाड़ी की बुकिंग उठने का है, ठीक है, तो E -m का मान आ गया 1, m का मान आ गया 1, ये चाहता है 2 गाड़ियां उठे, ठीक है, और E का पावर -1, E का पावर -1 का या तो आपको मान दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो देखो कोडवर्ड में लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया इसका मतलब। ठीक है, ओके, ई का पावर -1 को क्या बोलते हैं, 1/, इस तरह से। अच्छा, जो 1 का स्क्वायर है तो उसका तो मान 1 ही होगा, और नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2। तो इस तरह से आंसर बना 1/2, और ई का पावर 1 है तो उसको आप ई बोल सकते हो, ई का पावर 1 का मतलब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बन गया है, ये वाला सही है, ये वाला बना है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है,
ओके, यदि द्विपदीय वितरण के प्राचल n और p हैं तो यह वितरण पॉइसन वितरण कब होगा? ये अब चैप्टर को कनेक्ट करने वाली चीज आ गई है कि अगर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो पैरामीटर हैं तो कब कब वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप लेगा? अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, अगर प्रयोगों की संख्या बहुत हो और सक्सेस की संभावना 0 के बराबर हो, और एक चीज ये और बोलेगा n इंटू पी लैम्डा हो, तो फिर ये तीनों चीजें पूरी होने पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप ले लेगा। अगर n यानी प्रयोगों की संख्या अनंत तक जाए, सक्सेस की संभावना बहुत शून्य हो और n इंटू पी एक सीमित नियतांक, एक लिमिटिंग कांस्टेंट या मीन हो, एक मीन पैरामीटर हो या रेट पैरामीटर हो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप लेगा। और इसके बाद अब अपन खतरनाक चीज पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है। पहले हमने बाइनोमियल देख लिया, फिर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रियल लाइफ में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखने को मिलेगा। मैं 2 एग्जांपल से बताता हूँ। एक आप सोचिएगा, फिर मैं कुछ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, इसमें थ्योरी ज़्यादा है। आप सोचिएगा कि हाइट आपको क्या लगता है 1 से 2 फुट हाइट वाले इंडिया में कहें या कहीं शहर में कहें तो कितने लोग होंगे? 1 से 2 फुट बिल्कुल बौना आदमी होता है, शायद आपको 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 फुट वाले, ये भी बहुत शॉर्ट हाइट है। जनरली मेल की बात करें तो इतने शॉर्ट हाइटेड लोग आपको नहीं मिलेंगे, फिर भी मान लेते हैं शहर में आपने ढूंढे तो 20 लोग मिल गए। 3 से 4 फुट वाले, ये भी शॉर्ट हाइट है पर ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100। 4 से 5 फुट हाइट वाले, ये भी आपको मिल सकते हैं, सपोज करो 200। अधिकतर लोग जो आपको इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में एक नॉर्मल शहर में जो आपको मिलेंगे वो 5 फुट से 6 फुट की हाइट के लोग मिलेंगे। सपोज करो ये आपको मिल गए 800 लोग। ठीक है, अगेन बहुत लंबे 6 से 7 फुट हाइट वाले लोग आपको दिख सकते हैं पर बहुत कम दिखेंगे। सपोज कर लेते हैं कितने, ये आपको मिल गए 200। मैं बता रहा हूँ, जानबूझ के मैं इस तरह से बना रहा हूँ। 7 से 8 फुट हाइट बहुत रेयर है, बहुत कम मिलेंगे। सपोज कर लीजिए 100। अब अगर अपन ये जो चीज मैंने बनाई इसको अपन एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, ठीक है, आप देखिएगा, ये मैंने इसका एक ग्राफ पेपर बनाया, ठीक है, और मैं यहां से लेना शुरू कर लेता हूं। ठीक है, यहां से कर लेते हैं। ठीक है, या भले यहां से शुरू कर लो। ये 0 से 1 फुट, ये 1 से 2 फुट, 2 से 3 फुट, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, है ना। अब आप इन पे देखोगे ना, 1 से 2 फुट पे, है ना, ये आपको सपोज करो यहाँ पे चल रही है संख्या और ये चल रही है 5, 10, इस तरह चल रही है ना। तो आप इसका ये जो ग्राफ बनाओगे ना, वो समथिंग आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम रह गया तो आपको समथिंग इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा। तो अब हम बहुत देर तक इसी के बारे में बात करेंगे। ये है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में नॉर्मल यहाँ रहता है, यहीं पे आपको आपका मीन, मीडियन, मोड मिलेगा। इससे कुछ लोग कम होंगे, इससे कुछ लोग ज़्यादा होंगे। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये अपन देखने वाले हैं। चलो, तो मैंने बेस बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल बता सकता हूँ मैं आपको, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो बाज़ार में जो लोग निकलते हैं, है ना, बाज़ार में जो लोग निकलते हैं, आप सोचिएगा सुबह 6 से 7 के बीच में कितने लोग निकलते होंगे बाज़ार के लिए? बहुत कम। 7 से 8 थोड़ा थोड़ा दिन उगेगा, 8 से 9 और लोग निकलेंगे, 9 से 10 शायद पीक आवर होता होगा जहाँ बहुत लोग निकलते होंगे, 10 से 11 वापस थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा और फिर और कम होता चला जाएगा क्योंकि लोग ऑफिस पहुँच जाएंगे। अगेन मैंने ये जो बनाने की कोशिश की है, ये जो बन गया पैटर्न, अगर आप इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे तो समथिंग आपको इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा जिसको अपन घंटी नुमा चित्र कहेंगे। तो यही बात अपन पढ़ने वाले हैं कि इससे प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रसामान्य वितरण की 30 विशेषताएं दे रखी हैं, ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना।
30 में से कम 20 तो इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 एमसीक्यू आपके इससे तैयार हो जाएंगे। मैं 2-4 आपको पढ़ के बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है ना, पर ऐसा नहीं केवल इनको पढ़ के मान जाओ। ये जो वक्र होता है उसमें जो मध्यमान यानी मीन, मध्यांक, मीडियन और बहुलांक यानी मोड अगर वो निकाले जाए तो वो बराबर होंगे, है ना। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये देखने को मिलता है कहाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। आ जाएगा समझ में, है ना। प्राय सामान्य वक्र के दोनों सिरे कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते, वक्र आधार से अनंत आधार पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये कभी भी इसको टच नहीं होती, ये अनंत पे जाके मिलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल है। अच्छा, इसके बाद है इस वक्र में स्क्यूनेस बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, जहां मीन ज़्यादा होता है मीडियन से और मीडियन ज़्यादा होता है मोड से, वहां आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस देखने को मिलती है। और जहां मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटी होती है मोड से, तो वहां आपको नेगेटिव स्क्यूनेस देखने को मिलती है। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बिल्कुल भी स्क्यूनेस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो चित्र होगा वो घंटी नुमा चित्र होगा। अगर प्रसामान्य वक्र है तो उसका चित्र घंटी नुमा ही होगा। हालांकि हर घंटी नुमा चित्र प्रसामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी बातें लिखी हुई है तो मैं इनको नहीं पढ़ता। अब अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रसामान्य वक्र का क्षेत्रफल होता है, तो इस पूरे क्षेत्रफल को हम 1 मानते हैं, है ना। ये जो पूरा क्षेत्रफल होता है इसे हम 1 मानते हैं। 50% एरिया यहाँ होता है, 50% एरिया यहाँ होता है। अभी मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ कि इसका क्या सेंस है। ये कभी इसको टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस है ना, इसको ये जो वक्र है ये कभी टच नहीं करेगा। प्रसामान्य वक्र का क्षेत्रफल 1 होता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रसामान्य वितरण में पहला और दूसरा चतुर्थक मध्यिका से बराबर दूरी पे होता है। पहला और तीसरा चतुर्थक मध्यिका से बराबर दूरी पे होता है। प्रथम और तृतीय चतुर्थक मध्यिका से बराबर दूरी पे होते हैं। तो एक बार अपन अगेन ये कर्व बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यही आपका मीन होगा, यही आपका मीडियन होगा, यही आपका मोड होगा। कि सर ये नहीं, यहाँ पे जो बिंदु होगा ना, यहाँ जो बिंदु होगा, जैसे मैंने बताया ना, सुबह 7 से 8 के बीच में निकलने वाले, 8 से 9 के बीच में निकलने वाले, 9 से 10 के बीच में निकलने वाले, तो यहाँ पे आपको मीन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो Q1 होगा, Q1 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और यहाँ क्या होगा, Q3 होगा। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी है और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर होगी। यानी M में से Q1 हटाओगे और Q3 में से M हटाओगे तो वो आपको बराबर देखने को मिलेगा। तो ये संबंध आप याद रखिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में M माइनस Q1 का डिस्टेंस Q3 माइनस M के डिस्टेंस के बराबर होता है। ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं Q1 और Q3। ये 25% पदों को डिनोट करता है, ये 50% पदों को डिनोट करता है क्योंकि 50 इधर 50 इधर होते हैं। ये 75% को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो प्रथम और तृतीय चतुर्थक मध्यिका से बराबर दूरी पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे रियल में आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं। एक सामान्य वितरण में चतुर्थक विचलन 6 है तो मानक विचलन क्या होगा। प्रसामान्य या सामान्य वितरण का क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, 9QD बराबर 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। ये आपको हमेशा याद रखना है। या अगर आप इसे 1.5 से डिवाइड कर दो तो आप इसको यूं भी पढ़ सकते हो, 9 की जगह पढ़ दो 6QD, 7.5 की जगह पढ़ दो 5 MD और 6 SD की जगह पढ़ दो 4 SD। तो दोनों में से कोई एक ही बात है, ये याद कर लो, ये याद कर लो। अब ठीक है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ फर्स्ट वाले को। ठीक है, अब मुझे ये रिलेशन पता है कि QD का मान दिया हुआ हो, QD का मान दे रखा हो तो अपन MD का मान निकाल सकते हैं, SD का मान निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में QD का मान दे रखा है तो एक तो मुझे ये काम में लेना है और एक में से मानक विचलन पूछा है तो एक मुझे ये काम में लेना है। तो मैंने अब इस इक्वेशन को वापस यूँ लिखा, 9QD बराबर 6 SD, क्योंकि MD का इस फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है। ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। मैंने पहला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा ले लिया 9 और QD की जगह मैंने 6 रख दिया
और 6 SD, तो यहाँ पे हो गया 54 बराबर 6 SD। तो SD का मान 54/6 करने पे 9 आ गया। यानी जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में QD 6 रहा होगा, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में SD 9 रहा होगा। द स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी 9। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन बताती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतराल म्यू -3 स्टैंडर्ड डिवीजन म्यू +3 स्टैंडर्ड डिवीजन आवरण करता है। मतलब क्या है, जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन का मीन, जिसे अपन म्यू कह रहे हैं, म्यू निकाल लिया, ठीक है, और उसी क्वेश्चन का आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल लिया। तो अगर आप म्यू के अंदर एक स्टैंडर्ड डिवीएशन जोड़ेंगे और म्यू के अंदर से एक स्टैंडर्ड डिवीएशन लेस करेंगे, तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। एक प्रसामान्य वक्र का एरिया अगर 1 है तो आपका 68.27% एरिया कवर हो जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर उस शहर की आबादी अगर 1000 है तो 682 लोग इस रेंज में आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? और सुनो, म्यू में अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन जोड़े जाएं और म्यू में से 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन हटाए जाएं, तो आपके 95.45% लोग कवर हो जाएंगे। यानी 1000 में से करीबन 954 लोग इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और अब आखिरी बात जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, म्यू में अगर 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन जोड़ें और म्यू में से अगर 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन माइनस करें, तो आपके 99.73% यानी 1000 में से 997 लोग कवर हो जाएंगे। प्रसामान्य वक्र को देखा गया है, बहुत बार प्रैक्टिस की है, उसके बाद ये वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं। आपको ये वैल्यूज़ याद करके जानी है, ठीक है। एक तो 1 होने पे, एक 2 होने पे और एक 3 होने पे। और जब आप रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये सारे मान याद करने पड़ेंगे। 90% कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस। वैसे मतलब ये 6 के 6 मान आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। ओके, मीन या म्यू के अंदर एक स्टैंडर्ड डिवीएशन को प्लस माइनस करने पर इतनी % आवर्तियां कवर हो जाती हैं। 2 को प्लस माइनस करने पर 95.45 कवर हो जाती है और 3 को करने पर 99.73% कवर हो जाती हैं। इसका मतलब फिर केवल 0.27% बाहर रह जाती हैं। तो इसने यही पूछा था कि ये कितनी 8% आइटम को कवर कर लेगा। ये सामान्य वितरण के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा, परंतु 0.27% क्षेत्र को नहीं। ये घुमा के इसको 99.73% भी कह सकता था, पर दूसरी तरह से इसने बोल दिया। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपको बहुत समझ नहीं आ रहा, पर मैं 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कराना चाहता हूं, तब पर मैं चाहता हूं इससे पहले जो थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो 2 है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 2 तरह की अप्रोच होती है। एक होती है नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच और एक होती है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। जब आप एक एग्जाम के लिए जाते हो ना, तो आपको एग्जाम क्रैक करने वाली अप्रोच लगानी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगानी चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, क्यों, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर डीप स्टडी की जा सकती है। लेकिन बहुत डीप स्टडी करके अगर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और इसमें अपन 5 दिन लगा जाते हैं, तो अपन विद्वान तो हो जाएंगे, पर शायद वो कंपटीशन एग्जाम आप नहीं निकाल पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि 5 घंटे में उस चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन कर लो, ताकि अभी तो एक क्वेश्चन निकाल लो, फिर पूरा जीवन पड़ा है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो है ना, कोशिश वैसे करनी चाहिए कि भाई कोई चीज़ अगर जल्दी समझ में आ जाए तो जल्दी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर कोई चीज़ अपने को समझने में बहुत दिन ले रही हो, तो फिर आपको देखना चाहिए कि मेरे एग्जाम में 2-3 साल बाकी हैं क्या। अगर एग्जाम में 2-3 साल बाकी हो तो भले तमीज़ से पढ़ो, लेकिन अगर एग्जाम में 2-3 महीने ही बाकी हैं तो फिर पढ़ाई का तरीका अलग होता है। तो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अलग होती है और नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच अलग होती है। अच्छा, प्राय सामान्य वक्र को फिट करने की विधियों की संख्या है। यानी आप अगर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, जैसे हमने बायनमल से शुरू किया, तो बायनमल जब शुरू किया हमने, तो हमें ये फॉर्मूला देखने को मिला, NCR × P का पावर R × Q का पावर N - R। इससे हम पहले प्रोबेबिलिटी
और फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फिर जब हम पॉइसन करने लगे तो हमने देखा ई का पावर माइनस एम इंटू एम का पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इससे अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और फिर इससे भी अपन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो और खतरनाक है, जरा फॉर्मूले की शक्ल देखो। 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर द रूट 2 पाई ई एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पान वाला है ना, तो उसके अंदर वो कत्था चूना इलायची गुलकंद सब कुछ मिला देता है, तो कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। स्टैंडर्ड डिवीएशन पाई एक्सपोनेंशियल एक्स म्यू स्टैंडर्ड डिवीएशन इतना कुछ, तो मुझे तो याद नहीं हो रहा, लेकिन ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये फॉर्मूला है। और दूसरा अभी अपन एक चित्र की मदद से निकालेंगे, वो तुम्हें आसान भी लगेगा अच्छा भी लगेगा। तो अगर अपन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, उसे कर्व पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो एक तो आपको मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स होता है जिसको कोटि अक्षों की विधि कहते हैं, ये है उसका फॉर्मूला कोटि अक्षों की विधि। और एक क्षेत्रफल की विधि है, वो तो मुझे करके बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से है। तो प्रायसामान्य वक्र को फिट करने की विधियों की संख्या है 2, कोटि अक्षों की विधि और क्षेत्रफल की विधि, ये 2 मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक प्रायसामान्य वितरण का प्रसरण होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अगर ये वर्ड आए मानक, एक तो होता है अपन जो पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसमें भी आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है कि इसका वेरिएंस 1 आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो उसमें आपका मीन या म्यू बराबर 0 आएगा और वेरिएंस बराबर 1 आएगा, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहे हैं यहां से असली क्वेश्चन, टफ है बट हो गए थ्योरी बहुत। कहता है बैटरी की जीवन प्रत्याशा को प्राप्त करने के लिए 100 बैटरियों के सैंपल का परीक्षण किया गया जिसमें निम्न परिणाम पाए गए। ओके, सपोज करो हमने कोई चीज़ मंगाई, सपोज करो मैंने ये ट्रांजिस्टर मंगाया और मैंने देखा कि ये लगभग 12 घंटे चलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए और मैंने देखा कि लगभग ये 12 घंटे चलता है। इसे यूँ मान लीजिए कोई सेल है, सेल मान लीजिए कोई सेल है, वो 100 से ज़्यादा भी सेल मैंने प्रयोग करके देख लिए, लगभग वो 12 घंटे चलते हैं। और उसमें भी 3 घंटे का वेरिएशन पॉसिबल है, कोई 3 घंटे कम चलता है, कोई 3 घंटे ज़्यादा चलता है। अब क्या हुआ, कितने प्रतिशत बैटरियों के जीवन का अनुमान 6 घंटों से कम होगा। अब फॉर एग्जांपल तुम यूँ सोचो कि मैंने ना किसी शर्त लगाई, ये मेरा तजुर्बा है, और फिर मैंने ना एक बंदे को बोला देखना मुझे लग रहा है कि ये जो बैटरी मेरे हाथ में है ना, ये बैटरी है ना 6 घंटे से कम चलेगी। तो मेरी बात सही हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि बैटरी हो सकता है चले ही नहीं, यानी 0 घंटे, और चलने को चाइना तक चले 50 घंटे चल जाए। एवरेज कितने घंटे चलती है? 12 घंटे। मैंने क्या शर्त लगाई है कि देखना वो 6 घंटे से कम चलेगी। इसको आप कैसे करोगे, पहले एक लाइन खींचो, फिर एक नॉर्मल कर्व ऐसा घंटी नुमा चित्र बनाओ, ठीक है, फिर ये लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो 12 घंटे। कितने घंटे चलती है? 12 घंटे चलती है। तो 6 घंटे कहाँ होंगे? यहाँ। इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे 12 से बड़ी वैल्यूज आएंगी और 12 से छोटी वैल्यू यहाँ आएंगी। अब यहाँ से लेके लाइन मिलाओ, फिर तुम्हें समझना ये होता है, इसको अपन बोलते हैं बंद क्षेत्र। तुम्हें बंद क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जैसे मैं एक बार करके बताता हूँ आपको। तुम्हें बंद क्षेत्र का मान ज्ञात करना है या खुले क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे 6 है, ओके। अब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक जेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू लिख सकते हो, मीन लिख सकते हो, ठीक है, वो बता चुका हूँ। म्यू और मीन, म्यू और एक्स बार, है ना, दोनों के दोनों मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी लिखने वाले दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आप किसको चेक कर रहे हो? आप किस पॉइंट को चेक कर रहे हो? इस पॉइंट को चेक कर रहे हो, तो यहां लिखा 6 और म्यू क्या दे रखा है? 12। स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड डिवीएशन दे रखा है 3। अच्छा, अब 6 में से 12 गया तो माइनस का 6 अपॉन 3 क्या आया? माइनस का 2। इसमें माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, माइनस की संख्या यानी इधर लेफ्ट हैंड वाली और प्लस की संख्या यानी इधर वाली संख्या। अब इसका जो है ना,
इसका मान जेड टेबल से देखना पड़ता है, इसको अपन जेड वैल्यू बोलते हैं। ये जेड वैल्यू कितनी आई है, -2, ये जो आई है ये जेड वैल्यू है। इस जेड वैल्यू का मान देखना पड़ता है, या फिर आपको याद होना चाहिए, आपको 1 2 3 का मान याद होना चाहिए। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, इसने दे रखा है जेड 0 से लेके जेड 2 तक का मान है 0.4772, तो वो 0.4772 दे रखा है। ये किसका मान है, ये इसका मान है, यहां से लेके यहां तक का 0.4772। किस हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये जो हिस्सा होता है ये आधा होता है, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि पूरे वक्र का मान, पूरे क्षेत्रफल का मान 1 होता है, ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी आधी फ्रीक्वेंसी इधर है, आधी फ्रीक्वेंसी इधर है। अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग इधर हैं, 50 लोग इधर हैं। अगर ये 1000 लोग हैं तो 500 लोग इधर हैं, 500 लोग इधर हैं। ये 0.4772 क्या है, 47.72%, 47.72% बैटरियों का जीवन 6 घंटे से 12 घंटे होगा। इस एरिया का मतलब है 50%, है ना। 50 में से आप 0.4772 हटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और ये 0, 0.0228। और अगर इसे परसेंटेज में करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.28%। कि सर हमें समझ ही नहीं आया। ये जो पहले आंसर निकल के आया है 0.4772, ये है 6 घंटे से लेके बैटरी 12 घंटे तक चल पाएगी, इसकी संभावना है 47.72%। और वो 6 घंटे से भी कम चलेगी, ये होने की संभावना जो कि बहुत कम है, कि बैटरी जिसमें हमने 100 बार प्रयोग किया है, बैटरी जो 12 घंटे चलती है, ऐसे में ये कहना कि वो 6 घंटे भी नहीं चलेगी, 6 घंटे से भी कम चलेगी, इस बात की बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है, 2.28% प्रोबेबिलिटी है। ये है आपकी क्षेत्रफल विधि। एक क्वेश्चन से आपका पेट नहीं भरेगा, ना समझ में आएगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, डेफिनेट आपको कुछ तो समझ में आएगा, मुझे आपको पता है। और देखते हैं ना, चलो। एक निश्चित सामान्य चर x का माध्य 12 है, ये सामान्य चर बोल दिया यानी नॉर्मल वेरिएबल, x का माध्य 12 है तथा मानक विचलन 4 है। ठीक है, अपन यूं समझो कि अपन ने एक स्टडी करी कि ना, कि प्राइवेट जॉब में लोग करीबन मान लो 1000 लोगों पे सर्वे किया, और मैंने क्या कहा, देखा कि प्राइवेट जॉब में लोग लगभग 12 घंटे काम करते हैं, मान लो। और ये भी कि 4 घंटे का स्टैंडर्ड डिविएशन पॉसिबल है, कोई 4 घंटे कम करता है, 12 से 4 घंटे कम करता है, कोई 12 से 4 घंटे ज़्यादा भी करता है। ऐसे में इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक कर्मचारी जिसे रैंडम रूप से सेलेक्ट किया जाएगा वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करता होगा, आपको लगेगा सर इसकी तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जनरली लोग 12 घंटे काम करते हैं, जनरली डिविएशन भी केवल 4 का पॉसिबल है। लेकिन मैंने कहा देखना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक आदमी का नाम लॉटरी से निकालूंगा ना, वो एलन मस्क होगा, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करता हुआ होगा, ऐसे टाइप का आदमी निकलेगा। तो मेरी बात सही तो जा सकती है, हो तो सकता है, हो कुछ भी सकता है। ठीक है, अब ये मैंने लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन मिलाई। सर इधर क्या लिखते हो, सबसे पहले मैं मीन लिखता हूं कि जनरली लोग कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे। तो इस हाथ पे कौन रहते हैं, 12 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले, यहाँ पे लिखा मैंने 20 घंटे। ठीक है, तो मेरे को कौन लोग चाहिए, अगर मैंने पिछली बार कहा दोनों को शेडो किया था, मुझे दोनों शेडो नहीं करना चाहिए था, मुझे वही शेडो करना होता है जिसका मुझे मान निकालना है, मुझे ये निकालना है। यहाँ शक्ल देख के मुझे पता लग रहा है कि यहाँ बहुत कम लोग काम करते हैं, पर मुसीबत ये है कि इसको बोलते हैं खुला क्षेत्र, इसको बोलते हैं बंद क्षेत्र। खुले क्षेत्र का मान आपको नहीं दिखा, जेड टेबल आपको हमेशा बंद क्षेत्र का मान देती है। वो कैसे करेंगे सर, वो बता दो, देख लो, वो ही बताता हूँ। ठीक है, जेड बराबर एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन, मीन लिखो या म्यू लिखो, बात बराबर है ना। तुम किसको सर्च कर रहे हो, 20 को। एक्स बार कितनी है, 12, स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना है, 4, 20 में से 12 गया 8, 8/4 करना, क्या आया, +2। +2 हो चाहे -2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड टेबल 2 का मान, जेड टेबल आपको 2 का मान अभी देगी, कितना दिया था, 0.4772। ठीक है, यहां पे दे भी रखा है ना, 0.4772। तो 0.4772 चांसेस है ना,
इसको परसेंटेज में बोले तो 47.72% चांस तो इस बात के हैं, 47.72% चांस इस बात के हैं कि वो जो वर्कर रैंडमली चुना जाएगा वो 12 घंटे से लेकर 20 घंटे के बीच में काम करेगा। लेकिन इसका मतलब है 2.28% प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि वो जो वर्कर चुना जाएगा वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करता हुआ होगा। तो इसने क्या बोला है, ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा ये 2.28%, या इसको यूं करो 0.5 में से 0.4772 घटा दो, 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 0.0228। आपके बाद इन्होंने पॉइंट्स में दिया, लास्ट टाइम इन्होंने परसेंटेज में दी थी। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ओके, मैं मान लेता हूँ ये भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, अपने कौन सी जल्दी है। एक परीक्षा में 5000 छात्र उपस्थित थे, उनके प्राप्तांकों का माध्य 39.5 आया तथा मानक विचलन 12.5 आया। वितरण को सामान्य मानते हुए 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। अब आराम से अपन क्वेश्चन समझते हैं। पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा मन में सोचा करो क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जाम हुआ और 75 नंबर में से पेपर बना और 5000 बच्चों का डेटा लिया, सबका स्कोर आया होगा, किसी का 0 भी आया होगा, किसी का 75 भी आया होगा। पर आपको पता है 0 वाले बहुत कम होते हैं, 75 वाले बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग कैसे होंगे, जिनके 30 आए होंगे, 40 आए होंगे, 50 आए होंगे, 60 आए होंगे, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। खैर, हमने उनका मीन निकाला ये 39.5 आया, और हमने उनके मार्क्स का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला। इसीलिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के मेजर्स पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं। वो 12.5 आया, ठीक है। अब मान लो पिछले एग्जाम के रिजल्ट हमारे पास है, और अब जो मान लीजिए बंदा है वो एक गैस करना चाहता है। क्या गैस करना चाहता है वो सुनो, कि है ना, देखना कि मैं एक बच्चे को रैंडम सेलेक्ट करूंगा तो उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे, तो हो तो सकते हैं, क्योंकि पेपर 75 का है तो उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हो तो सकते हैं। और ऐसा कितने % बच्चों के साथ हो सकता है उसको हम निकालने वाले हैं, ठीक है। ये बनाया, ये ऐसा अपने नॉर्मल कर्व बनाना है, टच नहीं कराना है, ठीक है। और ये आपको मीन लिखना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मीन है 39.5, यहीं पे स्टैंडर्ड डिवीजन लिख लो विच इज 12.5, और 60 सोचो कहाँ होता है, 60 यहाँ होता है, ठीक है, ये है ना, यहाँ हो गया। और तुम्हें क्या चाहिए, 60 से ज़्यादा प्राप्त करने वालों की संख्या। वो होने को से ये भी पूछ सकता है कि 39.5 से 60 के बीच की संख्या बताओ। वो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी संख्या पूछ सकता है, ऐसा वो कुछ भी कर सकता है। अभी एक बार फिर इसने खुले क्षेत्र का मान पूछा है और 60 से ज़्यादा वाले बच्चे आपको बताने हैं। इसके लिए आपको जेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। एक्स माइनस एक्स क्यों, एक्स की जगह आप लिखेंगे 60, 39.5, और स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह लिखेंगे 12.5, ठीक है। तो 60 में से 39.5 गया तो ये आया 20.5, 20.5 बटा हुआ 12.5, ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 205 बटा हुआ 125। और सॉल्व करें, 5 चौक 20, 5 एकम 25, 5 दूनी 10, 5 25, 41 बटा 25। और सॉल्व किया, 25 एकम 25, बच गए 16, तो फिर 0 लगेगी, ठीक है। 25 सिंह 150 और फिर 10 बचेंगे, 100 हो जाएंगे, तो 25 चौक 100, 1.64। जेड बराबर क्या आया है, 1.64। तो अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है जेड बराबर 1.64 की वैल्यू है 0.4495, 0.4495, तो 0.4495 यानी 44.95% तो इस बात की संभावना है कि बच्चे का स्कोर 39.5 से 60 के बीच में होगा। और फिर पीछे बचती है 5.05% संभावना। 5% लगभग संभावना है कि बच्चों का स्कोर 60 के ऊपर जाएगा, या इतने % बच्चों का स्कोर 5 के ऊपर जाएगा। और अगर मान लो कि इस एग्जाम में 5000 लोग बैठने वाले हैं, 5000 लोग बैठने वाले हैं, तो 5000 का 5.05%, ठीक है। 5000 का 5% कितना होता है, 250, और 2.5 और हो गया 252, 253, लगभग 252 या 253 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 60 को क्रॉस करेगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही सबसे ज़्यादा हमारे को लाइफ में देखने को मिलता है।
अब कुछ थ्योरी क्वेश्चन फिर मैं बात खत्म करूंगा, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई, लगभग 1.5 आवर या 2 आवर की हो गई होगी। यदि एक सामान्य बंटन के दो नति परिवर्तन बिंदु हैं 6 तथा 14, तो इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इसे पहले थोड़ा समझ लो ये क्या चीज़ कहना जाता है। सपोज कीजिए ये आपका नॉर्मल कर्व है और ये आपका मीन है या म्यू है कह लीजिए, और यहाँ से आपका कर्व दिशा बदलता है, ठीक है, तो इसको अपन नति बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इनका ये है कि मीन लिख देता हूँ, इजी रहता है समझने में बोलने में। मीन में से स्टैंडर्ड डिवीएशन घटाया तो इनका 6 आया है, और मीन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीएशन जोड़ा तो 14 आया है। यानी जो नति बिंदु होते हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन प्लस माइनस करने पे स्थित होते हैं। तो ये आपको दे रखा है, ये पहला नति बिंदु है और ये दूसरा नति बिंदु है। ये आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां से फिर आपका कर्व का स्लोप बदल जाएगा, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं ना, अब इसको वापस लिख लो। मीन माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन बराबर 6, मीन प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन बराबर 14 है। ये माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन है, ये प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये कट गया विदाउट साइन चेंज किया, ऑटोमेटिक कट गया। ये मीन है तो ये 2 मीन हो गया, और 6 और 14 ये 20 हो गया, और मीन का मान 20/2 करने पे 10 हो गया। ओके, एक बार आपका ये 10 आ गया, यहाँ पे वैल्यू को 10 रख दिया, और तो स्टैंडर्ड डिवीएशन बराबर आपका 4 हो गया। तो अगर ये मुझसे स्टैंडर्ड डिवीएशन पूछने वाला है तो मैं 4 बताने वाला हूँ, हाँ यही पूछा है, और मीन पूछता तो मैं 10 बताता, अभी स्टैंडर्ड डिवीएशन पूछा है विच इज़ 4। तो ठीक है, ये अब अपन ने जैसे इतना सिंपल पॉइंट है, इतना याद करके गए ना, यही क्वेश्चन आ गया। किस्मत है, देखो किस्मत कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, अगर आपने मेहनत की है काम आएगा। एक फैक्ट्री के कर्मचारियों की मजदूरी किसको फॉलो करती है? बाइनोमियल को, पॉइसन को, प्रसामान्य को, या काई वर्ग को? देखो कई नहीं है, ये काई वर्ड है, काई बोला जाता है, काई वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो एक फैक्ट्री में मजदूर होंगे, कैसे होगा किसी को है ना 200 से 300 रुपए मिलते होंगे, बहुत लो वेजेस, किसी को 300 से 400 मिलते होंगे, किसी को 400 से 500 मिलते होंगे, किसी को 500 से 600 मिलते होंगे। अगर मैं आज का भाव बताऊं तो अधिकतर लोगों को 500 से 600 रुपए के बीच मिलता होगा। ये 600 से 700, 7 से 800, 800 से 900, ऐसे लोग क्या होंगे, कम होते होंगे। ये लोग भी क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो ये जो फॉलो करता है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। तो एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की मजदूरी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हुई मिलेगी, घंटी नुमा चित्र फॉलो करती हुई मिलेगी। उसके बाद कहता है एक सामान्य वक्र कैसा होता है? धनात्मक रूप से विषमित नहीं, ऋणात्मक रूप से विषमित नहीं, सममितीय, हाँ सिमेट्रिकल। तो ये आपको याद रखना है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का शेप लेता है, और ये जेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ये वो जो अभी मैं बता रहा था कि कौन सा, ये कवर्ड एरिया का मान बताता है, ये अनकवर्ड एरिया है, और ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें किसी तरह की स्क्यूनेस नहीं होती है। इस वाले में मोड का मान छोटा है और मीन का मान बड़ा है, इसमें आपको मीन ग्रेटर देन मोड देखने को मिल रहा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और इसमें आपका मीन का मान छोटा है और मोड का मान बड़ा है। ये आपको चित्र दिख रहे हैं, है तो कर्वी ना, है तो कर्वी, लेकिन चित्र की थोड़ी सी, ये वाला सुडॉल होता है, सुडॉल मतलब सिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ इक्वल डोले शोले बिल्कुल मस्त होते हैं। ये बिल्कुल बेढंगा हो रखा है, इधर से उधर झुक रहा है, अष्टावक्र हो रहा है पूरा। तो ये में जहां मीन का मान मोड से ज़्यादा होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, ये वाले को अपन नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब एक दो बचे हैं। कहता है द्विपैरामीट्रिक संभावना वितरण का उदाहरण है, मतलब कौन कौन से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें 2 पैरामीटर होते हैं। तो हमने बाइनोमियल पढ़ा, वो के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। पॉइसन के अंदर 1 पैरामीटर होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपके 2 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो द्विपदीय वितरण, ये इसमें 2 पैरामीट्रिक है, ये पॉइसन नहीं है। सामान्य यानी प्रसामान्य वितरण भी 2 पैरामीट्रिक है। तो यहाँ पे ए और बी नहीं होना चाहिए था, इसको ए और सी छापना चाहिए था, ए और सी। अच्छा देखो इंग्लिश में ए और सी है ना, बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर डी होगा, है ना। चलिए ये गलत हो गया है, इसका आंसर डी होगा।
नेक्स्ट एंड इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य संभावना वितरण की एक विशेषता नहीं है? तो वो जो मैंने 30 विशेषताएं शुरू में बताई, मतलब एक मैंने आपको इमेज दिखाई थी, उसमें 30 विशेषताएं लिखी हुई है, उसमें आपको सारी मिल जाएंगी। सामान्य समग्र वितरण का माध्य उसके केंद्र के वक्र के समान होता है। हाँ, हमें ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ आपको केंद्र के अंदर मीन देखने को मिलेगा। इसमें ये मल्टी मॉडल होता है, मतलब बहुलक एक से ज़्यादा होते हैं ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि यही मीन होता है, यही मीडियन होता है, यही मोड होता है, और वो एकल बहुलकी होता है। माध्य, मध्यिका और बहुलक समान होते हैं, ये सही है। और यह एक सिस्टमैटिक या सिमेट्रिक कर्व है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर इस कर्व में आपको एक से ज़्यादा मॉडल देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत मैं जस्टिस कर सकूं इसके साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए या कुछ और कोर्सेज देखने हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाय।